इन 1988 के अंदर पापा को बुलाया गया दिल्ली में कि भाई आप आइए, इनसे मिलना है आपको। तो वहीं पे पहली बार अशोक सिंघल जी से मुलाकात हुई और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप चलिए हमारे साथ अयोध्या। वो अयोध्या गए उनके साथ। तो वो पहली बार गए और उन्होंने देखा पूरा मस्जिद के, उस टाइम पे 3 डोम खड़े थे मस्जिद के, तो वो उन्होंने देखा और मेजरमेंट तो ले नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने फुट स्टेप से ऑलमोस्ट एक डायमेंशंस ले लिया कि भाई कितना जगह है, क्या है और कितनी जगह में ये डोम है और आसपास कितना जगह है। वो उन्होंने घूम के एक मेमोराइज करके वो कर लिया, फिर बाहर आके उसको नोट डाउन कर लिया। और फिर ये बात आई कि अब उसको बनाएं कैसे, तो पैसा भी तो चाहिए बनाने के लिए। तो उस टाइम पे वीएचपी ने 1-1 रुपया पूरे हिंदुओं से लिया था। जैसे उस टाइम पे 100 करोड़ हमारी जो पॉपुलेशन थी, 100 करोड़ तो वैसे ही, तो 1-1 रुपया देगा आदमी तो भी 100 करोड़ हो जाएगा। तो और हर एक का लेना है, किसी एक से लेके या किसी से लेके नहीं बनाना है हमको, या हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। लेकिन दिल के अंदर ये तो था कि ये जगह राम लल्ला की ही बिलोंग है, क्योंकि एएसआई के सारे प्रूफ्स जो थे वो हम लोग देख चुके थे। तो हम लोगों को मालूम था कि ये जगह तो राम लल्ला की ही है। ऊपर वाले की यही इच्छा थी कि वर्डिक्ट हमारे ही फेवर में आया। तो ये जब अनाउंसमेंट हुआ तब सबसे ज़्यादा पापा को और हमें खुशी थी कि ये 40 साल का जो एक्सपीरियंस, मतलब संघर्ष था, वो अभी कंप्लीट हुआ और अब ये राम मंदिर बनेगा। और लोग कार्यशाला में अयोध्या में जब आते थे रामलला के दर्शन के लिए, तो उस पत्थर को लोग टच करके उसका नमन करते थे और नमन करते और पूछते थे कि ये राम मंदिर में लगने वाला है। और जब वर्डिक्ट आ गया तो करीबन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 2 दिन तक तो घर में जैसे त्योहार होता है वैसे ही माहौल था, क्योंकि वीएचपी के बड़े बड़े लोग आते थे पापा से मिलने कि भाई सर, हमारा 40 साल का संघर्ष खत्म हुआ, अब राम मंदिर बनेगा, अब आप टाइड अप हो जाइए, अब हमको काम करना है आगे। पहले मैं इंसानों का घर बनाने वाला था, अब ये भगवान का घर बनाता हूँ। मुझे खुशी की बात है मेरे लिए। और अगर हिंदू हर एक 1-1 रुपया देगा तो उसको मंदिर की भावना का फर्क रहेगा। मेरा भी एक इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो बोले हम 100 करोड़ हिंदू है तो 1-1 रुपया भी लेंगे तो हमारे पास 100 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर दुनिया के अंदर सबसे परफेक्टली स्केल्ड एंड प्रोपोर्शनेट बिल्डिंग है तो वो टेम्पल है। तो एक ट्रस्ट ने कमेटी डिसाइड की थी और किसी से कुछ चीज़ बोली नहीं गई थी। उनको एक पेपर दिया गया था कि आप नंबर 1, 2, 3 आपको देना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो सब लोग एक के बाद एक हर मूर्ति के पास गए, सबने देखा और मेजॉरिटी वोट ये जो ब्लैक रामलला की मूर्ति की थी, जो साउथ के एक आर्टिस्ट ने बनाई थी, उसके ऊपर चयन हो गया और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम लोगों ने राम मंदिर का 2500 साल के लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस किया है कि 2500 साल तक में कोई सा भी अर्थक्वेक आ जाए, कितना भी फ्लडिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस टेम्पल को कुछ नहीं होगा। तो डेफिनेटली वो चीज़ हेल्प करती है। मैं शायद इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उस पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल सकूँ, लेकिन मेरा डेफिनेटली ये सजेशन रहेगा कि एक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के साथ में एक इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो दोस्तों। मैं करण मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं टॉस्टेम प्रेजेंट्स लेजेंड्स ऑफ डिजाइन सीजन 2 में। लेजेंड्स ऑफ डिजाइन एक ऐसा शो है जो हमारे देश के दिग्गज आर्किटेक्ट्स की जिंदगी को सेलिब्रेट करता है। दोस्तों, जब हम किसी नए सफर की शुरुआत करते हैं या फिर नया घर लेते हैं या फिर किसी अपने के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमारे कदम किसकी ओर बढ़ते हैं? मंदिर की ओर। क्योंकि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि श्रद्धा का वो पावन स्थान है जहां पर हर निराशा आशा में बदल जाती है और हर अंधेरे में हमें रोशनी की एक लौ नजर आती है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, इनका मंदिरों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। जानना चाहेंगे कैसे? तो आइए देखते हैं उनकी एक छोटी सी झलक।
मंदिर सनातन संस्कृति में हमारी भावना को और प्रबल करती है। मंदिर से ही सनातन है और सनातन से ही मंदिर है, ऐसी हमारी मानना है। मैं चंद्रकांत सोमपुरा, सीबी सोमपुरा एंड आर्किटेक्ट, अहमदाबाद। So ladies and gentlemen, let us all welcome him over here, श्री चंद्रकांत सोमपुरा के सुपुत्र आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा। सर प्लीज। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस मंच पर आए और इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू विथ अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सर, हम लोग ये जानना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर कॉलेजेस के और इंटीरियर डिजाइन के कॉलेजेस के बच्चे बैठे हैं और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा था। जैसे नॉर्मली सब बच्चों का होता है, लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ जो होती है कि घर में पूरा माहौल जो होता है ना, उसके ऊपर बच्चों, जब मतलब बच्चा छोटा होता है और बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसके ऊपर वो सारी चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं जब छोटा था तो मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब मेरे पापा के दादा, मैंने अपने दादा को नहीं देखा, लेकिन मैं अपने पापा के दादा के साथ खेला हूँ ऑलमोस्ट 8 years एंड ही वॉज पद्मश्री। उनको सोमनाथ मंदिर के लिए पद्मश्री दिया गया था। तो उन्हीं के साथ मैं 8 साल 9 साल तक बड़ा हुआ। तो धीरे धीरे जैसे बताए तो मतलब घर में एक माहौल ही होता है मंदिर का, कि जैसे कुछ भी बात करो, या डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं या बाहर ऐसे ही फैमिली मैटर्स में बात कर रहे हैं हम लोग, तो भी वो एक मंदिर का वो आता है। तो बचपन से ही वही सारी चीज़ें सुनते सुनते बड़ा हुआ था। तो डेफिनेटली वो एक अंदर ही चीज़ बनी हुई थी कि मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे आर्किटेक्चर करना है बड़ा होके। आई डोंट नो, मतलब मुझे कुछ और नहीं पढ़ना है, आर्किटेक्चर का ही पढ़ना है। तो फिर वहीं से वो एक जर्नी के, जैसे कहते हैं कि वो बचपन में घूटी पिलाते हैं बच्चे को, तो वो वही मतलब मेरे में आ गई थी और वहीं से हम लोग आगे बढ़े। मतलब बचपन तो नॉर्मल जैसे सब बच्चों का रहता है वैसे ही रहा। सर, कभी मतलब ऐसे आपको लगा कि आपको कभी कन्वेंशनल आर्किटेक्चर की ओर कदम बढ़ाने हैं, या फिर फैमिली का इंसिस्टेंट था इसलिए आप टेम्पल आर्किटेक्चर में? नहीं, इंसिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं था ऐसा, उनका कोई कभी प्रेशर नहीं रहा कि इसी में आओ। मेरा शुरुआत जब आर्किटेक्चर ख़त्म किया और मैंने जब स्टार्टअप किया, तो मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 years जॉब किया था वहाँ पे। और आपने शायद बीवी दोषी सर के साथ भी अपना बीवी दोषी सर के साथ मैंने अपना ट्रेनिंग किया था ऑलमोस्ट 8 months के लिए। और फिर आफ्टर कंप्लीशन आर्किटेक्चर कंप्लीट करने के बाद डिज़ाइन यूनिट आर्किटेक्ट्स करके एक फर्म था जो वाज लेजेंड इन FSI, जिसको बोलते हैं कि अहमदाबाद में FSI क्या होती है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, वो सिखाने वाले वही थे। उनके साथ करीबन 6-8 साल काम किया एंड ही वाज अ पायोनियर, जो कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सेस में उनका बहुत बड़ा था। तो वो सब सारी डिज़ाइंस किया था। तो स्टार्टिंग में मेरा यही था कि मैं बिल्डिंग्स पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं जो पापा के साथ ऑलरेडी कर रहे थे। तो मैंने कहा चलिए एक अलग दिशा में भी जा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग एक अलग लाइन ही शुरू करें। तो मैं गया, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि प्रोजेक्ट्स इतने बढ़ते गए, ये गए कि पापा और भाई हैंडल नहीं कर सकते थे दोनों अकेले। तो आई हैव टू कम इनटू दिस बिजनेस कि भी टेम्पल आर्किटेक्चर में। वैसे भी मैंने अपना जो थीसिस था वो टेम्पल आर्किटेक्चर पे ही किया था और साथ में काम करता ही था। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं करता था, लेकिन फुल फ्लेजेडली जैसे बोल सकते हैं उसको, वो फिर बाद में मैं इन्वॉल्व हुआ। अच्छा, ओके। पूरी दुनिया में काफ़ी सारे टेम्पल्स की डिज़ाइन की, जिसमें से काफ़ी टेम्पल्स आपके बहुत ही मशहूर हुए हैं। तो हमारी ऑडियंस को मैं आपके ज़रिए
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो टेम्पल्स आपने जो स्पेशली जो प्रोमिनेंट टेम्पल्स की आपने डिज़ाइन की है, आप उसके बारे में हमारे ऑडियंस के साथ थोड़ा अगर बता सके तो। नहीं, डेफिनेटली। जैसे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने सोमनाथ टेम्पल, जो गुजरात का जो है पहला ज्योतिर्लिंग बोला जाता है, जिसको वो डिज़ाइन 1948 से आगे उन्होंने काम किया। फिर गुजरात के अंबाजी टेम्पल, बहुचरा जी टेम्पल और पावागढ़ टेम्पल जो है, जो तीनों माता जी के बहुत बड़े टेम्पल्स हैं, वो सारे हम लोगों ने डिज़ाइन किए। BAPS अगर स्वामीनारायण मंदिर की बात करें तो उनकी शुरू के जो टेम्पल्स हैं, जो अक्षरधाम गांधीनगर है, लंदन ईस्टर्न टेम्पल है, फिर दादर का यहाँ पे बॉम्बे में टेम्पल है। और मेरे दादाजी ने ऑलमोस्ट सारे, यू कैन से बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, लेकिन सारे बिरला टेम्पल्स जो हैं पूरे सिटीज़ में, क्योंकि बिरलास का एक था कि जहाँ जहाँ पे हर सिटी में एंड जहाँ जहाँ पे उनका फैक्ट्रीज है, वहाँ पे वो टेम्पल्स बनाते थे, तो वो सारे टेम्पल्स हम लोगों ने किए हुए हैं। अच्छा, ओके। एंड ऑफ कोर्स राम मंदिर। श्योर। सर, व्हाट मोटिवेटेड योर डिसीजन कि आपको अपने फैमिली बिजनेस में ही आगे बढ़ना हुआ? मतलब ऐसा कोई इंस्टेंस था या वो नेचुरली आप में वो इंक्लिनेशन था कि मुझे टेम्पल आर्किटेक्चर में ही जाना है? नहीं, टेम्पल आर्किटेक्चर में जाना का ही सोचा था, इसलिए थीसिस भी मैंने उसी पे किया, क्योंकि वो साथ साथ में स्टडी के साथ साथ में वो एक सीखना भी हो जाए पापा के साथ, तो वो वही था। लेकिन फिर ऐसा हर एक जब हम यंग होते हैं तो कुछ नया करते हैं, कुछ भाई क्यों नहीं फैमिली बिजनेस में ही क्यों जाना, तो एक अलग रूट लेते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, ऐसा करके आई हैव ट्राइड। बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते गए कि धीरे धीरे मुझे इसी में लैंड अप होना पड़ा। ओके, ओके। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। या डेफिनेटली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो नहीं मैं पास आउट कर पाया था। तो ये भी सोचा कि फिर चलिए अगर ये नहीं हो किया तो सिविल इंजीनियरिंग कर ले। तो मेरे सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और फिर आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। अच्छा। तो ये एक एड ऑन हो गया, डुअल डिग्री हो गई। ड्यूअल डिग्री होगी। एक ऊपर वाले का जो भी इशारा था कि वो मुझे नहीं मिला उस टाइम पे एडमिशन और मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ी, तो मेरे पास मतलब दोनों का एक्सपीरियंस आ गया एज ए सिविल इंजीनियर ऑल्सो और आर्किटेक्ट ऑल्सो। तो सर, अभी आते हैं राम मंदिर पर, जो इतना भव्य और इतना आकर्षित राम मंदिर आप लोगों ने बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप वो पूरे 35-40 साल का अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सके। डेफिनेटली। देखिए, जैसे राम मंदिर जब इनिशियली पापा ने उसको शुरू किया, जब 1988-89, वैसे तो 86 से थोड़ा थोड़ा बात चल रहा था कुछ करना है, क्योंकि VHP के अशोक सिंघल जो थे वो बिरलास को जानते थे, और जैसे बिरलास के सारे टेम्पल हमने किए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके टेम्पल्स कौन बनाता है। तो उन्होंने बोला कि गुजरात में ये एक परिवार है जो जनरेशन से यही काम करता है, तो वही हमारे टेम्पल्स बनाते हैं, तो मैं उनसे मिलवा देता हूँ आपको। तो लाइक 1988 के अंदर पापा को बुलाया गया वहाँ पे दिल्ली में कि भाई आप आइए, इनसे मिलना है आपको। तो वहीं पे पहली बार अशोक सिंघल जी से मुलाकात हुई, और फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप चलिए हमारे साथ अयोध्या। वो अयोध्या गए उनके साथ, और वहाँ पे तो उस टाइम पे टेंट में थे रामलला, मस्जिद के अंदर थे रामलला, और वहाँ पे मतलब पूरा एक जिसे कहते हैं ना मिलिट्री छावनी जैसा था। यहाँ पे आप कुछ नहीं ले जा सकते थे, आपको सिर्फ दर्शन करने और बाहर आना है। तो और इवन अशोक जी ने ये बताया कि मैं भी नहीं आ पाऊंगा आपके साथ, क्योंकि अगर मैं आऊँगा तो कुछ बहुत सारी बातें चलेंगी, तो आप अपने हिसाब से देख के आइए क्या है क्या नहीं है। तो वो पहली बार गए और उन्होंने देखा पूरा मस्जिद के, उस टाइम पे 3 डोम खड़े थे मस्जिद के, तो वो उन्होंने देखा, और मेजरमेंट तो ले नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने फुट स्टेप से ऑलमोस्ट एक डायमेंशंस ले लिया कि भाई कितना जगह है, क्या है, और कितनी जगह में ये डोम है और आसपास कितना जगह है, वो उन्होंने घूम के एक मेमोराइज करके वो कर लिया। फिर बाहर आके उसको नोट डाउन कर लिया, और फिर वहाँ से एक जर्नी चालू हुई कि चलिए एक डिज़ाइन हमको बताइए कि ये जो जगह है उसके ऊपर बनाना है करके। तो उन्होंने ऑप्शंस दिए थे, लेकिन ये एक डिज़ाइन जो था वो उनके दिल के बहुत करीब था, जो ऑक्टागोनल गर्भगृह वाला डिज़ाइन था, और वही लकीली उन लोगों को भी पसंद आया। और फिर 1992 में जब
कुंभ आया तो वही चीज का मॉडल संतों के सामने रखा गया और संतों ने भी उसमें हामी भरी कि नहीं, बनना है तो यही राम मंदिर बनना है। तो उस हिसाब से वो पुराना जो डिजाइन था वो फाइनल हुआ था। और फिर ये बात आई कि अब उसको बनाएं कैसे, तो पैसा भी तो चाहिए बनाने के लिए। तो उस टाइम पे वीएचपी ने एक एक रुपया पूरे हिंदुओं से लिया था। जैसे उस टाइम पे 100 करोड़ हमारी जो पॉपुलेशन थी, 100 करोड़ तो वैसे ही तो आ एक एक जाएंगे। रुपया देगा आदमी तो भी 100 करोड़ हो जाएगा। तो और हर एक का लेना है, किसी एक से लेके या किसी से लेके नहीं बनाना है हमको। तो उन्होंने वो एक एक रुपए की कूपन और उसके साथ वो एक पैम्फलेट देते थे राम लल्ला का और उस मॉडल के साइड एलिवेशन का फोटोग्राफ का। तो उस टाइम पे वो जो पैसा कलेक्ट हुआ तो उस टाइम से फिर काम चालू हुआ वहाँ पे। फिर 1992 से 96 तक इवन हम लोगों ने कार्यशालाज वहाँ पे भी चालू की थी, पिंडवाड़ा में भी, जहाँ से पत्थर स्टोन, जो बंसी पाणपुर स्टोन, जिसको किंग ऑफ स्टोन बोला जाता है कि वेरी माइन्यूट उसकी ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो उसकी कार्विंग बहुत सुंदर दिखती है। तो वो पत्थर का स्टोन का चयन किया गया था उस टाइम पे। तो वहीं पे हम लोगों ने वर्कशॉप भी बनाए और वहीं पे काम करवाया। तो 96 तक बहुत अच्छी तरह से काम, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 50,000 से 60,000 क्यूबिक फीट तक का काम करा लिया था। फिर वो पैसा भी जो इकट्ठा किया था वो खत्म हो गया और ये इट बिकम्स अ पॉलिटिकल इश्यू कि भाई हर इलेक्शंस आते थे या कोई इश्यूज होता था तो उस चीज को ऊपर आता था, फिर वापस बैठ जाता था और कुछ हो नहीं रहा था। मतलब तो 96 के बाद इट वाज बिकम कम्प्लीटली साइलेंट, जैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे 96 में भी हमने काम, वहाँ पे सारे वर्कशॉप्स बंद कर दिए। सारा जो पत्थर था वो वहाँ से शिफ्ट करके हम लोग अयोध्या लेके चले गए और 96 से लेके इट वाज कम्प्लीटली अ स्टैग्नेंट पीरियड टिल कि मोदी जी के आने के बाद इसका जो कोर्ट के अंदर चालू हुआ, जो केस किसको कहते हैं कि वो शुरू हुआ, तब तक वो एक डायलेमा में था कि होगा नहीं होगा हाँ। या मंदिर का काम और कुछ आगे बढ़ेगा कि नहीं होगा, कुछ पता नहीं था। 1992 में जब बाबरी ध्वंस हुआ उसके बाद भी थोड़ा सा लगा था हमको कि भाई चलिए हो जाएगा अभी, क्योंकि ये जो ढांचा था वो तो गिर गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो 2006 के बाद तो कम्प्लीटली इट वाज मतलब ये होगा कि भाई अब शायद ही होगा ये मंदिर। लेकिन फिर ये केस चालू हुआ, उसके बाद जब डे टू डे उसका हियरिंग हुआ तो अब लगा कि इसका एक डिसीजन आएगा कि भाई या हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। लेकिन दिल के अंदर ये तो था कि ये जगह राम लल्ला की ही बिलोंग है, क्योंकि एएसआई के सारे प्रूफ्स जो थे वो हम लोग देख चुके थे। तो हम लोगों को मालूम था कि ये जगह तो राम लल्ला की ही है। तो एक अंदर से था कि अगर परफेक्ट वर्डिक्ट आया तो वो हमको ही मिलेगा। तो और ऊपर वाले की यही इच्छा थी कि वर्डिक्ट हमारे ही फेवर में आया। तो ये जब अनाउंसमेंट हुआ तब सबसे ज्यादा पापा को और हमें खुशी थी कि ये 40 साल का जो एक्सपीरियंस मतलब संघर्ष था वो अभी कंप्लीट हुआ और अब ये राम मंदिर बनेगा। सो दैट इज द कंप्लीट हिस्ट्री। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक कमिटी, जब ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट का चयन हुआ। ट्रस्ट का चयन होने के बाद उनके ऊपर एक सुपरविजन के लिए एक पीएमओ से आदमी रखे जिन नृपेंद्र मिश्रा जी थे। तो और फिर फर्स्ट उनके साथ ही हमारा एक मुलाकात हुआ इन फरवरी में, आई थिंक कोरोना के एक महीने पहले ही, कि भाई आपको ये डिज़ाइन आगे बढ़ाना है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन एक महीने बाद कोरोना आ गया तो सारा हमारा जो डिजाइनिंग था वो ये फाइनलाइजेशन वो पूरा ऑनलाइन हुआ है। अच्छा, पूरा फाइनलाइजेशन डिजाइन का मटेरियल का नया डिजाइन आप देख रहे हैं उसका फाइनलाइजेशन ऑनलाइन हुआ है। ओके। तो वो कांस्टेंट हमारा मीटिंग्स होता था, हम लोग ड्राइंग रिवाइज करके उनको दिखाते थे, उनका कोई सजेशंस हो, क्योंकि उन्होंने भी एक आर्किटेक्ट्स की कमेटी बनाई थी कि भाई हु इज गोइंग टू सिलेक्ट कि भी कौन सा ऑप्शंस कैसे करना है। लेकिन इसके अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि जो पुराना डिज़ाइन था उसको हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना था, क्योंकि बिहार, यूपी और काफ़ी नॉर्थ के स्टेट्स के अंदर जो पहले मैंने बताया था कि पैम्पलेट और राम लल्ला का फोटो जो उन्होंने दिया था वो लोगों के मंदिर में था, घर मंदिर में था। तो लोगों के दिमाग में एक इमेज बैठी हुई थी कि भाई, और इवन मीडिया में जब भी
राम मंदिर की बात निकलती थी तो वही मॉडल का फोटोग्राफ्स हर बार लोग देखते सर्कुलेट थे, होता तो था। सर्कुलेट होता था। तो लोगों को मतलब ट्रस्ट को ये था कि हम लोगों को ये डिज़ाइन को कंप्लीटली चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो एक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि राम मंदिर बनेगा तो ऐसा बनेगा, और संतों की भी उसमें हामी थी। दूसरी बात थी कि जो एक-एक रुपया लोगों से लिया था और उसके ऊपर से जो पत्थर का घड़ाई हुआ था, उसको भी तो वेस्ट नहीं जाने देना था हम लोगों को। कि भी एक-एक रुपया दिया है तो उसकी भी आस्था से दिया है, क्यों उस पत्थर को भी हम लोग वेस्ट क्यों जाने दें? और लोग कार्यशाला में अयोध्या में जब आते थे रामलला के दर्शन के लिए तो उस पत्थर को लोग टच करके उसका पूछते नमन थे, करते थे, हाँ। और नमन करते तो पूछते थे कि ये राम मंदिर में लगने वाला है। तो वो सारी आस्थाओं को हम वेस्ट नहीं जाने देना चाहते थे, तो उस पत्थरों को भी यूज़ करना था। तो नया डिज़ाइन का जो हमारा चयन हुआ था वो इसी सारे बेसिस पे हुआ था कि जो पुराना डिज़ाइन था उसका ये एक्सटेंशन था। ये कुछ कंप्लीटली नया डिज़ाइन्स जो पहले देखा था वो उससे कुछ बिल्कुल अलग नहीं है। उसका एक एक्सटेंशन वर्ज़न है, क्योंकि डेफ़िनेटली जब पापा ने उसको डिज़ाइन किया था 80s में या 90s में आप बोले, तो उस टाइम पे जो सिनेरियो था और वो जो था तो वो उस हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को डिज़ाइन किया था। लेकिन ये मतलब इतना सारा मीडिया कवरेज, इतना सारा हाँ, हाँ। पॉपुलेशन के बाद लोगों की जो आस्था थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसके अंदर। तो जब ये केस का जब वर्डिक्ट आया तब तो बहुत ज़्यादा उसका कवरेज था। तो उस मतलब और इतनी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए हमको इस डिज़ाइन को बड़ा तो डेफिनेटली करना था, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत सिर्फ 2 मंडप की डिज़ाइन थी, तो उसको बड़ा तो करना था। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को लेके उस टेम्पल की डिज़ाइन बनी है। अच्छा। सर, आपने जो 40 साल का अपना जर्नी बताया, आपने वो पत्थर, उस स्टोन की बात की, तो कितना मुश्किल था ये 40 साल निकालना? एक तो एक होता है कि यार प्रोजेक्ट कितने देर तक अनसर्टेन रहेगा कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ तो लोग कभी 2-3 साल प्रोजेक्ट एक्सटेंड होता है तो भी थक जाते हैं। तो आपने वो 40 साल कैसे निकाले? दूसरा, ये जो पत्थर और ये जो चीज़ें पहले से संभाल कर रखी थी, तो क्या इसमें भी कोई बदलाव आया या फिर आपने उसको मेंटेन कैसे किया कि 40 साल तक वो वैसा का वैसा रहे? नहीं, डेफिनेटली देखिए, किसी भी मटेरियल को हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा तो फ़र्क आ ही जाता है। और लेकिन इस पत्थर का पर्टिकुलरली बंसीपालपुर स्टोन का एक खासियत है कि जैसे ये एज्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाता है। अच्छा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ इस पत्थर की थी। जब हम लोगों ने चयन किया था तो इसका ये भी एक एस्पेक्ट था। जब सिलेक्ट किया गया इस पत्थर को, उस चीज़ को हम लोग क्लीन नहीं कर पाते थे, क्योंकि आजकल तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, हम लोग वाटर जेट से और उससे सारी की सारी गंदगी निकाल सकते हैं और सब कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से बाकी सब पत्थरों को तो क्लीन किया गया, लेकिन फ्यू ऑफ देम स्टोन ऐसे रहे थे कि जो हम लोग क्लीन नहीं कर पाए थे, तो उनको रिजेक्ट किया। और सर, वो आपके 40 साल का जो जर्नी रहा है, वो आपके कैसे रहे 40 साल? नहीं, जैसे मैंने बताया कि पापा तो उसके साथ 1988-89 से जुड़े हुए थे। मेरा इन्वॉल्वमेंट जब मैं स्टडी कर रहा था आर्किटेक्चर की, तब थोड़ा धीरे-धीरे इसके साथ कनेक्शन चालू हुआ मंदिर की डिज़ाइन्स के साथ, और उनके साथ मैंने थोड़ा उसके ऊपर काम किया। तो मेरे लिए ये चीज़ उतना ज़्यादा नहीं था। ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ आपको कि 1995-96 से मेरा इस मंदिर के साथ एसोसिएशन शुरू हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट 96-97 में मेरा आर्किटेक्चर भी कंप्लीट हुआ था। तो मैं जो मेरा आर्किटेक्चर पढ़ रहा था तभी पापा के साथ काम तो करता था, लेकिन उसके बाद ही मेजर इन्वॉल्वमेंट उसके बाद हुआ मेरा। ओके, ओके। और सर, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तो आप लोगों के घर पे कैसा माहौल था? घर पे तो बहुत हेक्टिक माहौल था, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन मतलब वर्डिक्ट सुबह आने वाला था और सुबह से ही ऑलमोस्ट सारी मीडिया, सब लोग घर के बाहर थे। तो सब इंटरव्यू के लिए कि जो भी वर्डिक्ट आने वाला हो, पापा का रिएक्शन हमको चाहिए, आपका रिएक्शन हमको चाहिए। तो पूरा माहौल वही बना हुआ था। और जब वर्डिक्ट आ गया तो करीबन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 2 दिन तक तो घर में जैसे त्योहार होता है वैसे ही माहौल था, क्योंकि वीएचपी के बड़े-बड़े लोग आते थे पापा से मिलने कि भाई सर, हमारा 40 साल का संघर्ष खत्म हुआ, अब राम मंदिर बनेगा, अब आप टाइड अप हो जाइए, अब हमको काम करना है आगे। तो ये सारी चीज़ें करीबन आप समझिए कि 2-3 दिन तक तो यही चलता रहा। तो ये माहौल ही उस टाइम पे वो था।
अच्छा, अब जब हम आपके पापा की बात कर रहे हैं तो उनका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो टेम्पल आर्किटेक्चर में कैसे आए। क्या आप हमें बता सकते हैं उनका बैकग्राउंड और उनके जो ग्रोइंग ईयर्स थे, उनको शायद आर्किटेक्चर, कन्वेंशनल आर्किटेक्चर की पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। क्या आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं? बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर, मतलब वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ काम करते थे ऑलरेडी, और पापा पढ़ाई करते थे। पापा ने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उस टाइम पे अहमदाबाद में आर्किटेक्चर कॉलेज चालू ही हुआ था, जो बीवी दोषी साहब ने शुरू किया था, सेप्ट। तो और दादाजी के साथ दोषी जी का बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो वो तो बहुत चाहते थे कि सोमपुरा आपके जो आपका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर वाले लोग हैं वो इसके अंदर आके पढ़े। तो पापा को तो उन्होंने एडमिशन दे दिया कि भाई आप आ जाइए, आप पढ़िए यहाँ पे। लेकिन स्टार्टअप अगर मतलब एंट्रेंस हुआ उनका, उनको स्टार्ट किया उन्होंने। और वैसे ही मेरे दादाजी जो बद्रीनाथ टेम्पल है उत्तराखंड में, उनके रिनोवेशन के लिए गए थे, वो देखने के लिए गए थे, और वापस आते वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ और वो नहीं रहे। तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनके लिए वो एक ब्लैंक स्पेस हो गया कि भाई अभी कौन। तो उन्होंने फिर पापा को ऐसा बोला कि देख भाई, तू सीधी लाइन करेगा, मतलब वो मॉडर्न आर्किटेक्ट को स्ट्रेट लाइन बोलते थे, बोले सीधी लाइन करेगा, उसकी जगह ये कर्वेचर में अगर आना चाहता है तो तू ये पढ़ाई छोड़ कि मेरे साथ आ जा। क्योंकि ऑलमोस्ट उस टाइम पे भी उनकी एज ऑलमोस्ट 70 अब थे। तो बोले मेरे पास अभी कितना टाइम है मुझे मालूम नहीं है, जहाँ तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तेरे को सिखा के जाऊँ ये सब चीज़ें। तो अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये छोड़ के मेरे साथ तू काम करना चालू कर। तो उन्होंने फिर जो प्रोफेशनल जो पढ़ाई थी जो वो उन्होंने छोड़ के फिर उन्होंने दादाजी को ज्वाइन किया। ओके सर, अभी दो चीज़ें और मैं जानना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले आपकी फैमिली को जो इतना लेगेसी है आपका, थोड़ा बहुत हमें सोमपुरा कम्युनिटी के बारे में या आपके लेगेसी के बारे में बताएं। देखिए, सोमपुरा बेसिकली इट्स अ कास्ट, बहुत छोटा कास्ट है। बेसिकली वी आर ब्राह्मण्स, हम लोगों को कह सकते हैं कि हम लोग ब्राह्मण्स ही हैं। तो सोमनाथ टेम्पल से हमारा नाता जुड़ा हुआ है कि जब सोमनाथ ओरिजिनल सोमनाथ टेम्पल बना था तब हम लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था, और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को वहाँ पे चंद्र पर से बुलाया गया था। वैसे बुलाया गया है कि सोम और पूरा मतलब चंद्र और वहाँ पे रहने वाले, ऐसा करके जो मेरे दादाजी ने लिखा हुआ है अपनी किताब के अंदर, वो ही मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि ऐसा वहाँ पे बनाने के लिए बुलाया गया। फिर जब कंप्लीट हुआ काम तो बोला गया कि अब हम क्या करें, हमको वापस भेज दीजिए। तो बोले नहीं, मृत्यु लोक में आने के बाद आप वापस नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आप लोग, कुछ लोगों ने बताया कि भाई आप लोग जो ब्राह्मण हैं तो आप कर्मकांड करके अपना गुजारा चलाइए यहाँ पे। तो कुछ लोग थे जिनको ये कर्मकांड में नहीं जाना था, तो उन्होंने बोला कि हमें ये नहीं करना है, हमें आप अलग चीज़ दिखाइए। तो उन्होंने, भगवान ने ये बोला कि आप मतलब ब्रह्मा जी को कि भाई इनको ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर की जिन्होंने यहाँ पे किया वो ज़्यादा उसको बढ़ाइए, और फिर पूरे भारतवर्ष में आप मंदिर बनाइए। वो करके सोमपुरा कम्युनिटी का एक जन्म हुआ जैसे बोल सकते हैं। आज की डेट में अगर सोमनाथ में जाएंगे तो कुछ लोग सोमपुरास हैं जो कर्मकांड का काम करते हैं, और बाकी जो लोग निकले वो वास्तुकला के अंदर जो ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान दिया उसके ऊपर आगे बढ़े। अच्छा। तो ये पूरी कम्युनिटी का हिस्ट्री है कि भाई सोमपुरा, और यही मतलब हजारों सालों से यही होता आ रहा है कि भाई यही मतलब टेम्पल बनाना है तो सोमपुरा बनाएगा। ये एक चीज ट्रेडिशन हो गया। ओके सर, एक इंटरेस्टिंग बात है, खैर आज तो हम 2025 में बैठे, लेकिन कुछ 40-50 साल पहले जब मॉडर्न ज़माना नहीं था, इतना एयर ट्रैवल कॉमन नहीं था, ट्रैवलिंग भी बहुत कम होता था। जहाँ तक मुझे पता है आपके दादाजी और आपके पिताजी इनिशियली जब वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करते तो उनको महीनों या कभी सालों तक साइट पे रहना पड़ता था। डेफिनेटली वहाँ पे, क्योंकि देखिए काफ़ी मॉडर्नाइजेशन के बाद काफ़ी चीज़ें अलग हो गई हैं। उस टाइम पे तो क्या था कि पेपर्स भी इतने वो थे नहीं, या हमारे पास ट्रेसिंग पेपर्स भी होते नहीं थे। तो और टेम्पल में सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जब तक 1:1 स्केल मतलब एक्चुअल स्केल में अगर डिज़ाइन नहीं दिया जा सकता है तो वहाँ पे वो गढ़ा ही नहीं कर सकते हैं। तो 1:1 स्केल जो ड्राइंग्स होते थे वो तो वहीं पे साइट पे रह के ही करने पड़ते थे,
क्योंकि पत्थर की कटिंग जो है वो कितना साइज का पत्थर आया है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ऑन साइट रह के ही हो सकती थी। तो जैसे मेरे दादाजी जिन्होंने सोमनाथ बनाया, तो वो हमारा मूल पालिताना है गुजरात के अंदर, लेकिन जब सोमनाथ का काम हुआ तब करीबन ऑलमोस्ट 8 से 9 साल तक वो सोमनाथ में ही रहे। अच्छा। और उन्होंने वहीं पे काम करवाया। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि काफ़ी चीज़ें जो होती है वो ऑन साइट ही आप लोग कर सकते थे इस टाइम पे। आजकल क्या है कि हमारे पास प्रिंटर है, कंप्यूटर्स हैं, 1:1 स्केल प्लॉटर्स हैं, कितना भी बड़ा हमको ड्राइंग निकालना है हम निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन उस भी इतना ईजी नहीं था उस टाइम पे। तो वहीं पे काम होता था और साइट पे ही रह के करना पड़ता था। अच्छा। तो मेजॉरिटी टाइम उस साइट पे गुजरता था। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पे प्रोजेक्ट्स भी हम कम ले सकते थे, क्योंकि 1 और 2 एट अ टाइम, नॉट मोर देन दैट, वो नहीं हो सकता था। हाँ। क्योंकि एक जगह पे रहो या दूसरी जगह पे रहो, कहीं पे भी आपको तो रहना ही है वहां पे। तो उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट का भी एक रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन डेफिनेटली हम लोग यहाँ अगर आज यहाँ पे बैठे हैं तो आज हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। करेक्ट, ओके। सर, हमें अहमदाबाद में आपके पिताजी से भी मिलने का मौका मिला, तो आइए देखते हैं वो इंटरव्यू भी, हमारे दर्शकों को भी दिखाते हैं। डेफिनेटली। कैन आई हैव द एवी प्लीज? सो दोस्तों, इस वक्त हम हैं अहमदाबाद में श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी के घर पे। चंद्रकांत सोमपुरा जी को हाल ही में भारत सरकार ने पद्मश्री घोषित किया है और हमें ये हमारा सौभाग्य है कि आज चंद्रकांत सोमपुरा जी हमारे साथ हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन चंद्रकांत जी के साथ में। चंद्रकांत जी, सबसे पहले तो आपको काफी अभिनंदन, आपको पद्मश्री मिला है। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा ही लग रहा है। इसमें पहली बात तो ये है कि जो काम की कदर लोग करते हैं उसमें राम मंदिर, कई काम किए हैं, मगर राम मंदिर के हिसाब से जो कदर हुई और ऐसा लगा कि नहीं, ये हमने जो 40 साल की मेहनत है उसका कुछ हमको फल मिला है, तो यही है। बाकी पैसा तो आता जाती दुनिया है, मगर ये जो ये विश्वकर्मा अवार्ड है, ये भारत रत्न, मतलब अलग अलग अवार्ड जो मिलते हैं वो अपने हमारे मतलब एक हमारे लिए एक कमाई है। पैसे में महत्व नहीं है, मगर हम लोग यही काम करते हैं कि लोग अप्रिशिएट करें कि तुम्हारा काम अच्छा है। अक्षरधाम देख के लोग बोले कि नहीं बहुत अच्छा है, जैसे आपके सामने उन्होंने कहा कि मणि लक्ष्मी तीर्थ बहुत अच्छा है, तो एक आत्मा में ऐसा नहीं हमने अच्छा काम किया है, लोग याद करते हैं, यही हमारी कमाई है। सर, आपने कहा 40 साल का ये आपका प्रवास रहा है, आपकी ये जर्नी रही है। कितना मुश्किल था 40 साल में ये मंदिर को बनाना, और बार बार फिर से मैटर दब जाता था, लेकिन फिर फाइनली 2024 में ये शक्य हो पाया। तो ये 40 साल को आप कैसे देखते हैं? सब एकदम शुरुआत में तो अशोक जी सिंघल, शायद आपने नाम सुना होगा, वो विश्व हिंदू परिषद प्रेसिडेंट थे। उन्होंने सोचा कि भाई एक राम मंदिर तो यहाँ बनना ही है। उन्होंने बिरला जी को रिक्वेस्ट की कि आप मंदिर बनाते हो, आपके आर्किटेक्ट कौन है? तो मेरे दादाजी और हम लोग उस टाइम उनका काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आप इनसे करो, ये तो अच्छा है। तो मुझे वो अयोध्या जी ले गए, मुझे कहा कि आप आइए और हमारा मंदिर देखिए और कुछ काम कीजिए। मंदिर तो था नहीं उस टाइम, मगर एक मूर्ति थी उसमें, और लोग जाते थे दर्शन करने। हम भी गए, तो वो बाहर बैठे कि मैं अगर आपके साथ चलूँगा तो लोग कहेंगे कि भाई कुछ गड़बड़ है, ये मंदिर बनाने आए हैं, तो विरोध करेंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो मैंने देखा, और फिर मैंने, ये तो नक्शा बनाना था, तो मैंने टेप ले जाने नहीं दिया, तो मैंने अपने पैरों से नापा कि भाई इतनी बाय इतने की ज़मीन है, मतलब जैसे चलते हैं कि 1.5 फुट होता है, ऐसे इतना हुआ, ऐसा करके पूरा मेजरमेंट किया। बाहर आके मैंने वो लिख लिया और फिर प्लान बनाया। अच्छा, मतलब आपके पास अंदर जाने के लिए कोई औजार नहीं थे, इक्विपमेंट अलाउड नहीं थे, इसलिए आपने पैरों से नाप लिया। क्या बात है। और उसमें उसके बाद हमने बाहर निकल के वो जो था वो कितना पैर बाय कितना, उसका एक ड्राइंग बनाया, और इसके हिसाब से फिर ये पुराना जो ढांचा था उसको मेजरमेंट किया था। अच्छा। फिर इसके बाद में मंदिर का प्लान बना। प्लान बनने के बाद में
उसका एक लकड़ी का मॉडल बनाया। अशोक जी बोले कि भाई ये इस लकड़ी का मॉडल जो है वो हम लोग ये कुंभ मेले में रखेंगे और लोग कहेंगे कि इसमें क्या कोई चेंज करना है क्या नहीं। तो संत समाज जो उसका मिलता है उसमें सब ने कहा कि भाई यही इस हिसाब से मंदिर बनना है और जो ये सोमपुरा जी का प्लानिंग है और जो है यही होगा, ऐसे ही होगा। उस टाइम तो उसके हिसाब से काम चल रहा था। धीरे धीरे हमने मंदिर का काम भी शुरू किया, पत्थर ला के गढ़ाई करके पिंडवाड़ा में, सिरोही में, सब जगह शुरू, क्योंकि अयोध्या में रहने की दिक्कत थी, हम लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। और यहाँ लोग कारीगर काम जो करते थे उनके घर से रोज आते थे और रोज चले जाते थे। तो हमने वहाँ ही पसंद किया भी यही काम करे तो अच्छा है। तो फिर लगा करीब करीब उस टाइम 1.5 से 2 लाख घन फुट का काम था। उसमें हमने आधा तो घर लिया था। उस टाइम के बाद में फिर धीरा हो गया कि भाई चलो पता नहीं मंदिर बने न बने, तो सबने इसके पीछे मतलब जोर लगाना बंद कर दिया, तो काम ही बंद हो गया। 8-10 कारीगर थे जो काम करते थे, वो कोई इतना बड़ा काम 8-10 कारीगर से तो होना नहीं था, मगर एक ऐसा लगे कि भाई मंदिर का काम चालू है इसलिए रखा था। फिर धीरे 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 लगा कि भाई चलो राम जी की इच्छा होगी वो होगा। मगर जब मोदी जी आए और उन्होंने कुछ कहा कि भाई नहीं ये हो नहीं हो, क्या है कैसे हो, इसको मतलब कोर्ट थ्रू जल्दी डिसीजन आया, ऐसा कुछ किया। तो जब ये डिसीजन आया कि भाई यहाँ राम जी का मंदिर ही बनेगा, तो हम लोग बहुत उस टाइम बहुत खुश हुए कि भाई चलो अपनी मेहनत 40 साल की है तो अच्छी रंग लाएगी। इसके बाद में लगा कि ये तो अभी विश्व का मंदिर बनेगा, ये कोई राम जी का मंदिर तो है मगर ये पूरी दुनिया हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया इसको देखेगी, तो ये मंदिर छोटा लगेगा। तो हमको बोला गया कि आप बड़ा करिए। तो हमने 4-5-6 अलग अलग डिज़ाइन बनाई। इसमें सबसे अच्छी डिज़ाइन जो मुझे लगी थी, तो मुझे पूछा गया कि आपको क्या लगता है अच्छा लगता है, तो मैंने कहा मुझे ये अच्छा लगता है। तो सब ने कहा कि भाई नहीं, जो सोमपुरा जी कहते हैं वैसे यही मंदिर का काम इस हिसाब से चले। तो उस हिसाब से काम शुरू हुआ और आज करीब कब आप देखेंगे कि इस दिसंबर तक मंदिर का काम पूर्ण हो जाएगा और इस 5 तारीख को राम दरबार भी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, तो मंदिर करीब करीब पूर्ण हो जाएगा। बराबर। सर, जहाँ तक मुझे पता है जो मूर्ति है उसके लिए भी 2 या 3 ऑप्शंस सिलेक्ट किए गए थे, तो क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, पहले ऐसा है कि हर एक जगह पे उत्तर भारत में जहाँ देखते हैं राम जी की मूर्ति वाइट ही रखी जाती है, तो किसी की सबकी इच्छा हो गई नहीं, साउथ में ब्लैक होती है या वाइट होती है। तो अलग अलग विचार के धारा के हिसाब से वहाँ से नेपाल से भी एक पत्थर आया था। नेपाल लोगों की इच्छा थी हमारा पत्थर में बने, तो एक पत्थर था। ऐसे करते करते बोला गया कि भाई ब्लैक और वाइट दोनों की बनाई जाए। 3 मूर्ति बनाई, इसमें से जो भी अच्छी लगे वो मूर्ति हम लगाएंगे। तो वाइट मूर्ति भी अच्छी बनी थी, मगर ब्लैक लगना था ऐसा मुझे लगा कि नहीं ब्लैक मूर्ति ही लगेगी, ऐसा इसकी इच्छा होगी। नहीं तो जो अच्छी मूर्ति थी सफ़ेद, उसको उसने इतना गॉडी कलर कर दिया कि हम लोग जब देखने गए तो लगा कि अरे ये क्या हो गया। अच्छा। तो वो मूर्ति रिजेक्ट हो गई, जो इतनी अच्छी मूर्ति बनी हुई रिजेक्ट हो गई। अच्छा। और ये ब्लैक मूर्ति लग गई। अच्छा। तो इसका मतलब एक कहते हैं कि किसमें प्राण आना है तो ऊपर वाला ही नक्की किया है। सही बात है, लिखा हुआ था। सर, आपने अभी बताया सोमपुरा कम्युनिटी के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आप थोड़ा इस कम्युनिटी के बारे में कुछ बताएंगे, आपके लेगेसी के बारे में बताएंगे हमें? हम लोग वैसे हम दादाजी के साथ से, तो दादाजी कहते थे कि हम लोग वैसे 15-20 पेटी से काम कर रहे हैं। और कहा जाता है कि सोमपुरा जब चंद्र को श्राप मिला तब से ये सोमनाथ में जब ये यज्ञ करने आए थे चंद्र, तो उस टाइम सोमनाथ मंदिर जो बना वहाँ से कहा गया कि भाई ये सोमपुरा है तो सोमचंद्र से आए और इसके मतलब उनका श्राप लगा था। वो श्राप मिटने के बाद वो जाने लगे चंद्र, तो उनको
कहा गया कि भाई हम क्या करें यहाँ। तो अभी भी कुछ लोग वहाँ याचक वृत्ति मतलब एक तर्पण विधि भी करते हैं सोमपुरा। और कुछ सोमपुरा जो हमारा पिताजी जैसे थे उनको कहा गया कि भाई आप विश्वकर्मा को कहा कि इनको कुछ सिखाइए। तो उस टाइम विश्वकर्मा ने वास्तुकला, मंदिर कला वो सब उनको सिखाया और तब से ये सोमपुरा ये उत्पत्ति हुई और काम चल रहा है। अच्छा सर, अभी हम अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो हाउ डिफरेंट इज शिल्पशास्त्र और कन्वेंशनल आर्किटेक्चर? ऐसे आजकल का आर्किटेक्ट जो है वो तो बिल्डिंग बनना है। तो मेरे दादाजी उनको बोलते थे सीधा लीटा, मतलब सीधी लाइन, बराबर। कमरा बना है ये क्या वो कर्वेचर वाला मतलब शिखर है, उस गुंबज है, वो नहीं बनता है। तो मैं जब स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ने की बात हुई मेरे दादाजी पिताजी ने, तो उन्होंने कहा तू सीधा लीटा करना चाहता है कि अब मेरे साथ आड़ा लीटा करना चाहता है? मैंने कहा मैं तो यही करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर अपने साथ रख के ये विद्या सिखाई। मेरे पिताजी अर्ली बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने गए थे, वहाँ एक्सपायर हो गए। उसके बाद में मेरे दादाजी थोड़ा टूट सा गए थे कि भाई ये विद्या कौन जीवित रखेगा। और मैं उस टाइम पढ़ता था तो, और उनकी उम्र हो गई थी। बोला मैं 2-4-5 साल भगवान जो मुझे ज़िंदगी देगा उस टाइम मेरे से तो कोई तैयार हो जाए। फिर दादाजी करीब 7-8 साल जिए और मुझे अपने जो भी विद्या थी वो सिखाई और मुझे उन्होंने तैयार किया। उनको अच्छा। तैयार। अच्छा, तो सर इसमें आप जब एक मंदिर की डिज़ाइन करते हैं या आप उसका जो भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है? पहली बात तो ये कि कौन सा भगवान का मंदिर है। राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, जैन मंदिर है, वो एक तो पहली बात। और दूसरा ये मंदिर कौन सी दिशा में है, पूर्वाभिमुख है, उत्तराभिमुख है, दक्षिणाभिमुख है, उसके हिसाब से उसका आय, नक्षत्र, तारा, गण सब निकाले जाते हैं कि भाई पूर्वाभिमुख हो तो कौन सा नक्षत्र रहना चाहिए। राम जी का मंदिर है तो कौन सा वो होना चाहिए, उसका शिखर का शेप क्या होना चाहिए। ये सब अलग अलग एक शास्त्र है, उसके हिसाब से हम लोग ये कब करते हैं। अच्छा अच्छा सर, आप कैसे इस काम में आए? आप बचपन से ही क्या अपने फैमिली के लेगेसी को आगे लेके जाना चाहते थे? और आपने जहाँ तक मुझे पता है आर्किटेक्चर की स्टडीज आपने अधूरी छोड़ी और अपने दादाजी को आपने ज्वाइन किया, तो थोड़ा उसके बारे में क्या आप बताएंगे? आपका बचपन कैसा था? मेरा वैसे तो मैं पढ़ता था तब पिताजी दादाजी के साथ काम करते थे और पिताजी की उम्र तो इतनी थी नहीं, वो 50 के अंदर ही 50 के आसपास थे, तो काम चलता था। तो इसके बाद में जब वो बद्रीनाथ मंदिर का रिनोवेशन करने बिरला जी ने इच्छा हुई कि भाई इसका रिनोवेशन करना है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो वहाँ गए। तो उस टाइम तो 50 साल पहले जाना बहुत मुश्किल था। तो लोग जब गए तो बीच में एक्सीडेंटली वो और एक सेंचुरियन के इंजीनियर थे, वो दोनों पानी में एक्सीडेंट हुआ और वो वापिस नहीं आ पाए। तो दादाजी जरा टूट गए थे कि भाई ये जो इस जवान लड़का जो मेरे साथ काम करता था अब क्या होगा, इस व्यवसाय का क्या होगा। तो मैं उसी टाइम स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट की शुरुआत हुई थी, तो मैं उसमें दाखिल होने की इच्छा बहुत है। तो दोषी साहब थे, उन्होंने कहा कि भैया सोमपुरा जी जैसे लड़के आते हैं हमारे यहाँ तो बहुत हमको आनंद मिलेगा। तो मुझे खुशी खुशी एडमिशन देने की वो बात की। तो मैं अभी तो एक दिन ही गया था कॉलेज और मुझे समाचार आया कि ये पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है। तो दादाजी ने मुझे कहा कि भाई तू अब ये 4-5 साल तेरा कोर्स चलेगा और तू सीधा लीटा करना सीखेगा। अच्छा, टेढ़ा लीटा करना सीखेगा नहीं, और मैं तब तक रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो तू अगर ये छोड़ के मेरे साथ आ जा तो। और सबकी इच्छा थी, पूरा परिवार की, सबकी कि भाई दादाजी का जो व्यवसाय है वो जीवित रहे और तुम इसमें आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने सब छोड़ के दादाजी के साथ किया। तो दादाजी ने मुझे सिखाने के लिए कि भाई तू ऐसे नहीं,
शामड़ा जी करके यहाँ एक जगह है, आपने सुना होगा, बॉर्डर पे है राजस्थान के। वहाँ मुझे 3 साल रखा। वहाँ दिन में एक बस आती थी, एक बस जाती थी, कोई खाना पीना कोई ठिकाना नहीं। अब गाँव की बस्ती 200 आदमी की होगी। वहाँ मैं 3 साल रहा और सीखा कि भाई मंदिर क्या होता है। उन्होंने सिखाया मुझे। और हर 15 दिन के बाद वो आते थे, मुझे बताते थे ऐसे ऐसे पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार मेरे हाथ से, मतलब मैंने किया है उनके सुपरविजन में। और मुझे सिखाया गया कि भाई ये वस्तु है, क्योंकि मंदिर एक ऐसी चीज़ है कि कोई हर एक पार्ट का नाम अलग है। एक मंदिर प्रासाद पुरुष माना जाता है, उसकी जो शिखर है वो चोटी है उसकी, और नीचे उसका पैर है, उससे ऐसे पूरा पूरा मंदिर का एक पार्ट है। और उसमें भी अलग अलग मंदिरों का अलग अलग भगवान का अलग अलग शिखर, अलग अलग पोर्शन होता है। वो सब एक जानना चाहिए। सही बात। और ये सब वही सिखाता है कि जब प्रैक्टिकल ज्ञान है, जब नॉलेज लोगे तो आप सीख पाओगे। तो मेरे दादाजी ने मुझे अच्छी तरह से तैयार किया। मुझे लगा कि नहीं, मैं इस व्यवसाय में आया तो बहुत ही अच्छा किया। वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोई बिल्डिंग बनाता, इससे अच्छा है कि भगवान का घर बनाता हूँ। पहले मैं इंसानों का घर बनाने वाला था, अब ये भगवान का घर बनाता हूँ। मुझे खुशी की बात है मेरे लिए। सही। तो सर, आपका पहला इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? कौन सा मंदिर जो आपने खुद इंडिपेंडेंटली बनाया हो? पहले दादाजी के साथ मैं जैन मंदिर का जो हमारा पालीताना का प्रोजेक्ट था वो साथ में कर रहे थे। दादाजी का एक्सपायर होने के बाद में वो मंदिर की शुरुआत ही थी अभी, तो वो पूरा फिर सबने कहा कि भाई ये पूरा कर पाएगा नहीं ये लड़का। तो एक इंजीनियर थे जो इनमें ट्रस्टी थे, उसने मुझे कुछ देखा मेरे में कि नहीं कोई यही करेगा, चंद्रकांति ये काम पूरा करेगा। मतलब एकदम शुरुआत थी और इतना बड़ा काम था कि मेरे ख्याल से आज आप देखो तो जैनियों में सबसे बड़ा मंदिर वो है। सबसे बड़ा मंदिर वो। उसने मुझे वहाँ एक काम सिखाया। दादाजी ने शुरुआत किया और मैंने पूर्ण किया। इसके बाद में स्वतंत्र मंदिर तो बिरला जी के कई बनाए, इसमें बनाए, मतलब अक्षरधाम सबसे पहला मेरा गांधीनगर का प्रोजेक्ट था। स्वामीनारायण मंदिर बम्बई में मेरा, लंदन जो आप दादर में देखते हैं स्वामीनारायण मंदिर, वो सबसे पहली मेरी, मतलब सबसे पहला मैंने मंदिर वो बनाया। बाद में तो कई मंदिर बनाए। सर, आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग रही है और इतने सालों से आप ये काम में हैं। कभी आपको कोई चैलेंजेस आए हैं मंदिर बनाने में या किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर? कभी कोई आपको ऐसा लगा है कि ये आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है? कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट? जैसे लंदन में हमने स्वामीनारायण मंदिर बनाया। प्रमुख स्वामी की इच्छा थी कि वहाँ एक सबसे अच्छा मंदिर बने, तो वहाँ मैं उस टाइम उनका काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए ये काम आपको करना है। तो हम लोग गए वहाँ, तो उन लोगों को वो सब चैलेंज ही चैलेंज, कोई मालूम ही नहीं इसको मंदिर क्या होता। वहाँ के काउंसिल में गए तो बोले ये तो नहीं टिक सकता है मंदिर, लोहा डालोगे तभी टिकेगा, ये नहीं तो नहीं टिकेगा, गिर जाएगा। तो हंसी पास होके हम लोग तो ये मंदिर ये लोग मानेंगे नहीं कोई। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हम फिर दोबारा गए, उनको कहा कि भाई कैसे क्या किया जा सकता है। तो उनको हम लोग यहाँ ले आए, वहाँ इनके काउंसलर को, इंजीनियर को, देखिए हम ये आपका डोम तो जो है 30 फुट का है, हम यहाँ 50 फुट का डोम बनाते हैं, इसमें लोहा नहीं है। ये तुम्हारा शिखर 50 फुट का 60 फुट का है, हमारा यहाँ 100 फुट का शिखर है, कुछ नहीं हुआ है, इतने साल से है। हम लोग बनाते हुए दिखाया, तब जाके वो माने कि नहीं ये होगा। तो ये मंदिर बना तो कई चैलेंजेस में आए। पहले तो बोले 3 मीटर बाय 3 मीटर बाय 3 मीटर, मतलब 10 फुट बाय 10 फुट बाय 10 फुट का पत्थर को जलाओ और वो कितने टाइम में जलता है वो देखो। उनका क्या बात है, ये पत्थर जलेगा, ये क्या है? बोले नहीं, क्या कारण क्या है? बोले इतनी देर मंदिर अगर आग लगी तो मानो आदमी निकलने में कितना टाइम लगता है, वो देखना पड़ेगा हमको, नहीं तो मंदिर एकदम कोलैप्स हो जाएगा। पत्थर में मैंने कहा आग लगती नहीं है, आप देख लो, छोटा पत्थर भी छोटा मंदिर का एक, सही बात है। तो फिर वो धीरे धीरे मान गए, मतलब बहुत टाइम लगा उनको मनाने में। हम 83 में जब वर्ल्ड कप जीते तब हम लोग इनका मीटिंग कर रहे थे। वो 95 में हमने मंदिर कंप्लीट किया। आप देखिए कितना साल लगा,
सही बात। हर एक चीज में 12 साल, करीबन 12 साल लगे। हाँ, और जब मंदिर बन के तैयार हुआ तो प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि अगर ये मंदिर सबर्ब में है, जैसे बम्बई में है, प्रॉपर बम्बई, तो आप दादर समझोगे, अगर तो दूर समझो थोड़ा, मगर ये उन्होंने कहा कि पूरा मंदिर जो अगर सिटी में होता, इसका नाम और होता, तो उनको भी लगा कि नहीं, ये मंदिर बहुत अच्छा बना है। अच्छा। और उसने मुझे उस टाइम बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का और फिर आउटसाइड स्टोन टेम्पल इन इंडिया ऐसा करके अवार्ड भी दिया था। सर, अब बात करते हैं राम मंदिर की, जो हर एक हिंदू परिवार का एक सपना था कि अयोध्या में रामलल्ला राम मंदिर बने। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपको इसमें क्या चैलेंजेस आए? 40 साल लगे हैं। जैसे मैंने कहा, अशोक जी सिंघल ने मुझे कहा था कि ये करना है, तो हम लोग उस टाइम कर रहे थे। तो विश्व हिंदू परिषद के पास जो फंड था, उतना फंड तो था नहीं कि ये मंदिर बन पाए। तो उसने सब ने तय किया कि हर हिंदुओं के पास से हम लेंगे। एक आप पैसे वाले हैं, आप 2, 5 का 10 करोड़ देंगे तो आपकी भावना का फर्क है, और हर हिंदू हर एक 1-1 रुपया देगा तो उसको भी मंदिर की भावना का फर्क रहेगा। मेरा भी एक इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो बोले हम 100 करोड़ हिंदू है तो 1-1 रुपया भी लेंगे तो हमारे पास 100 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा, तो हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप बनाइए मंदिर। तो हमने शुरू तो कर दिया सरस, मगर वो ने जैसे कहा कि भाई ये बनने के बनते बनते अब ये इलेक्शन गया, फिर ढीला हो गया काम, फिर आया, फिर ऐसे ऐसे करते करते करीब 40 साल में से 3-4-5 बार तो मंदिर का काम बंद होने लगा। फिर जब आया डिसीजन के भाई ये बनना है, मोदी जी ने कुछ कहा, जैसे मैंने कहा कि भाई इसका कुछ निर्णय हो। इसके बीच में पहले जब नरसिंह राव जी थे तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भैया आप एक मेरे पास आ सकते हैं। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। मैंने विश्व हिंदू परिषद को पूछा कि भैया कह रहा है कि आप मुझे मिलने आइए, तो मैं जा सकता हूँ क्या राम मंदिर के लिए, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट थे, मुझे पूछना पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं सोमपुरा जी आप जाइए। तो उनका टाइम लेके उनको करीब मुझे आधा घंटा दिया था काम के वे में। फिर उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया कि मेरे साथ 2 घंटे बैठे, तो मुझे कहा कि सोमपुरा जी एक काम कीजिए, ये मंदिर ढांचा जो है इसको ऐसे ही रखिए, और एक आगे जो चाहे उतना आप अच्छा मंदिर बना दीजिए, इस ढांचे को कुछ नहीं करिए। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो काम करना है। तो मैं उनसे मिल के बाहर आया, फिर विश्व हिंदू परिषद से मिला। उन्होंने कहा भाई ये, मैंने कहा ऐसा ऐसी बात है। तो बोले सोमपुरा जी नहीं, फिर बात वहीं से बात आई कि मंदिर वहीं बनाएंगे जहाँ राम की मूर्ति है। तो मंदिर तो आगे पीछे होगा तो हम तो विश्व में कहीं भी बनाएं, हमको तो राम जन्मभूमि पे ही मंदिर बनना है। तो ये अगर 6x3 की खटिया में जब राम का जन्म हुआ है वो हमको नहीं मिला, तो हमको यहाँ मंदिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी उनकी जिद के हिसाब से उन्होंने एक मेरे से कहा, तो मैंने तो मॉडल बना दिया कि भाई एक पीछे जो अभी ढांचा था वो, और आगे राम मंदिर जो बनना है वो उसका मॉडल बना के दे दिया। मगर वो कोई मानने वाला नहीं था कि मैंने कैसे कहा, और वहीं से चला के मंदिर वहीं बनाएंगे जहाँ राम का जन्म हुआ है, मंदिर और कोई नहीं जाना है। तो एक बात थी कि भाई चैलेंज ऐसी ऐसी आती रहती थी कि भाई ये करना ही है और करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे 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 भगवान, मैं तो कहता हूँ राम जी की इच्छा होगी बैठना है तभी वो सब। सही बात, सही बात। जिस दिन कोर्ट का ये निर्णय आया, आपको क्या महसूस हो रहा था? 40 साल आपके फ्लैशबैक आपको नजर आए और खुशी थी? ऑफ कोर्स खुशी होगी। बहुत खुशी, मतलब उस टाइम विश्व हिंदू परिषद के सब लोग, अहमदाबाद के लोग मेरे से मिलने आए। सोमपुरा जी ये देखिए भगवान की कृपा से ये होने वाला है, और सब मिठाई विठाई लेके ये वो कुछ ये लेके, मतलब बहुत लोग यहाँ समझो पूरा घर भर गया और लगा कि नहीं ये काम बनेगा। फिर बाद में जब मैंने कहा बड़ा मंदिर बनाने की बात आई तो करीब करीब संघ के करीब सब लोग मेरे पास आ गए यहाँ, और मेरे पास यहाँ बैठ के देख के गए कि क्या क्या बनना है क्या है। तो सब ने ये कहा कि नहीं यही मंदिर बनना है। और एक
भगवान की कृपा के ये अच्छा मंदिर जो विश्व में कहीं नहीं हो कि 5 मंडप का इतना अष्टकोणीय मंदिर। और जो मेरे मतलब मेरी पूरे अंतःकरण की इच्छा थी कि अब विश्व राम जी है, राम जी मतलब विष्णु का स्वरूप है, तो एक अष्ट मतलब 8 उनके स्वरूप है मेन, तो अष्टकोणीय मंदिर बने। और शिव जी शिवलिंग में भी आप देखते हैं, और शिवलिंग जहाँ भी होता है वह नीचे चौरस होता है, ऊपर अष्टकोण होता है जो शिख जलाधारी में जाता है, और ऊपर गोल होता है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश माना जाता है उनको। तो ये हमने नीचे चौरस बनाया, फिर ऊपर उसको शिखर ऐसा अष्टकोण करके गोल बनाया। तो एक कल्पना थी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश का बने, वैसे हमने जो कहा उस हिसाब से बन गया, और आज विश्व फेमस हो जाएगा ये मंदिर धीरे धीरे। ये हमारे लिए आनंद की बात है। सही है सर। अभी आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी इस व्यवसाय को आगे लेके जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो था कि फिर दादाजी को चिंता थी कि ये पीढ़ी का क्या पीढ़ी का क्या होगा, वो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा दोनों लड़के, आशीष आर्किटेक्ट हुआ, उसके पहले निखिल, वो मेरे साथ करीब 25 साल से काम कर रहा है। आशीष मेरे साथ 15 साल से काम कर रहा है, और आशीष का लड़का वो भी आर्किटेक्ट है, वह अभी लास्ट ईयर मतलब होगा। और निखिल का 2 लड़के हैं, वो सब मतलब हमारे घर के आज 5-6 आदमी, और बोलते हैं कि नहीं हमको यही करना है। मैंने कहा भाई तू अलग कर, तेरे पिताजी के साथ तेरे ये सब इनके बड़े भैया मतलब निखिल के लड़के हैं, और सब ये कर रहे हैं, तू और कुछ व्यवसाय कर और दूसरा कर आर्किटेक्ट में आगे बढ़ के। बोले पढ़ूंगा, जो भी कहेंगे आप पढ़ूंगा, मैं करूँगा तो यही। इसने मतलब उनकी भी इच्छा यही है कि थीसिस भी राम मंदिर पे ही लिखी उसने, अपनी थीसिस जो लास्ट ईयर लिखते हैं, अच्छा, वो भी राम मंदिर पे लिखी। अच्छा, ओके। तो सबकी ये इच्छा है कि हम यही में एक, इसमें एक पैसे के अलावा एक आनंद भी है। आनंद है, सही बात है। क्योंकि अरबों रुपया करोड़ रुपया कमाने से पहले बात है कि अपना निजानंद, मतलब कहते नहीं कि भाई एक कुछ क्रिएशन का आनंद, बस लोग कहे कि अच्छा है, बस सुन के मन भरता है। बाकी तो आपको सर को 2 रोटी चाहिए और क्या चाहिए। सही बात। सर, आपने इतने सारे मंदिर बनाए हैं, लेकिन आपने भारत के बाहर भी काफी नाम कमाया है, तो क्या आप अपने थोड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे हमें? जरूर। सबसे पहले मुझे विदेश में अमेरिका में बिरला जी ने कहा कि भी एक प्रोजेक्ट करना है, इन लोगों की इच्छा है। तो पिट्सबर्ग में एक हिंदू मंदिर बनाया। तो वहाँ तो एक मंदिर की बात है नहीं, वहाँ तो सब देवता होते हैं। तो 5 मंदिर का एक संकुल बनाया, तो अच्छा बना। इसके बाद में लंदन में स्वामीनारायण मंदिर भी हमने बनाया, सिंगापुर में शिव मंदिर बनाया, बहुत अच्छा बना। बैंकॉक में राम जी मंदिर बनाया, एंटवर्प में जैन टेम्पल बनाया, और कई मतलब बनाए, याद भी नहीं है अभी, क्योंकि सब कई जगह कम से कम 20 जगह मंदिर बनाए होंगे विदेशों में। सही बात। सर, अभी आपका अगर आप पूरा फ्लैशबैक लाइफ में देखें तो डू यू फील लाइफ हैज कम लाइक अ फुल सर्कल? आपको रिसेंटली पद्मश्री मिला है, और आप अपने आप को कैसे, मतलब लोग आपको कैसे याद रखना चाहेंगे अगर आप अपनी जिंदगी देखें तो? नहीं, मैंने यही कहा कि भाई पद्मश्री मिलना न मिलना एक दूसरी बात है, मगर एक मंदिर जो है वो हमने जो बनाए हैं वो पत्थर का मंदिर है, वो हजारों साल टिकेंगे। आज जैसे देखते हैं हमको 12वीं शताब्दी का मंदिर है, वो अच्छा मंदिर है, ऐसे ये मंदिर है वो हजारों साल टिके, और लोग याद करें कि भाई ये मंदिर किसने बनाया। पहले तो विदेश में तो ये रिवाज है कि मंदिर जो बड़ी चीज़ बनती है, मंदिर तो वहाँ कम बनते हैं, मगर जो अच्छी चीज़ आर्किटेक्चरल चीज़ बनती है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना, तो उसके पीछे सबसे पहले आर्किटेक्ट का नाम लिखा जाएगा वहाँ, भी किसने बनाया है। यहाँ तो अपने यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, मगर लोगों को याद रहे कि भाई ये मंदिर बने तो कैसा बने।
जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ जैन टेम्पल कई जो है वहाँ, उसमें लोग याद करते हैं। अभी हमने एक जैन तीर्थ के ऊपर जो है ना ये रुजुवाली का बनाया, तो वहाँ उनकी इच्छा ऐसी हो गई थी, इतना अच्छा मंदिर बनाया हमारा, तो उसने उनके फादर मदर के जो बस्ट लगा स्टेचू बनाया, उसके साथ मेरा भी एक बस्ट लगा के रखा कि भाई सोमपुरा जी आपका तो मेरा ऋण है कि आप होने के से ही मंदिर बना और मुझे वो पिता तुल्य मानते हैं। एक गर्व होता है कि भाई चलो अपने क्लाइंट भी ऐसे है कि जो याद करते हैं हमेशा, तो एक आनंद मिलता है कि भाई चलो कोई ना कोई इसमें हमारा नाम रहेगा, फादर का नाम रहेगा, लड़कों का नाम रहेगा कि और कहे कि भाई कौश किसने बनाया, तो इसने बनाया, तो पूरा हिस्ट्री एक आनंद का विषय है सबके लिए। ठीक है। एंड सर, गोइंग फॉरवर्ड, हाउ डू यू वांट पीपल टू रिमेंबर यू? मतलब लोग आपको आपके बाद कैसे याद करें, कैसे चाहेंगे आप? यही मैंने कहा कि मंदिर से ही याद करेंगे कि भाई ये किसने बनाया, कैसी, और एक कहा जाता है कि भाई ये मंदिर की रचना जो है वो कैसे हुई, क्या हुआ। अलग अलग डिज़ाइन के मंदिर है, जैसे अक्षरधाम अलग डिज़ाइन है, राम मंदिर अलग डिज़ाइन है, जैन टेम्पल अलग डिज़ाइन है, तो अलग अलग डिज़ाइनों का जो मंदिर बनता है उसमें सबको मालूम पड़े कि भाई ये चीज़ शास्त्रोक्त रीते कैसे बनती है, हिंदू शास्त्र से क्या है, जैन शास्त्र में क्या है, और शास्त्रों में क्या है, उसके हिसाब से लोग कहे कि नहीं बना है एक ही आदमी ने, मगर अलग अलग विषय मतलब धर्म को अलग अलग हिसाब से बनाते हुए भी एक अच्छी चीज़ बनती है। चंद्रकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, और वी विश यू अ वेरी हेल्दी लाइफ अहेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सर। थैंक यू। सर, पिताजी को भी रिसेंटली पद्मश्री मिला है, क्या ख्याल है आपके? डेफिनेटली बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे फैमिली के लिए, क्योंकि ये बहुत कम देखा गया है कि एक ही फैमिली में दो दो पद्मश्री आए। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को भी सोमनाथ के बाद पद्मश्री मिला था, और अभी पापा को भी मिला। तो डेफिनेटली ये एक फैमिली के लिए, हमारे सबके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि वो जो लेगेसी दादा के टाइम से चली आ रही है वो पापा ने की, अब ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टेम्पल आर्किटेक्चर और कन्वेंशनल आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है? कन्वेंशनल आर्किटेक्चर और टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत मतलब डिफरेंस, आप टेक्निकली आप देखने जाए तो कंस्ट्रक्शन वाइज बहुत वही चीज़ें हैं सारी, लेकिन प्लानिंग वाइज कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि हम अगर कन्वेंशनल कोई भी आर्किटेक्चर करते हैं, या इंडस्ट्रियल करते हैं, या रेजिडेंशियल करते हैं, या इंस्टीट्यूशनल करते हैं, तो वो एक हमारा एक अलग से प्रोजेक्शन होता है, अलग चीज़ें होती हैं। हम लोग कुछ भी मतलब देयर इज नो लिमिट टू इट, वो हो सकता है। लेकिन टेम्पल जो है, टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो पर्टिकुलरली एक गवर्न करता है वास्तुशास्त्र के रूल्स एंड रेगुलेशंस से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो शास्त्र के अंदर स्ट्रक्चर से लेके, साइकोलॉजी से लेके, एस्ट्रोलॉजी से लेके सारी चीज़ों का एक समन्वय करके एक शास्त्र बनाया गया है, जिसको वास्तुशास्त्र बोलते हैं, शिल्प शास्त्र बोलते हैं। वास्तु और शिल्प में डिफरेंस है कि वास्तु लोगों के घर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और शिल्प शास्त्र जो है वो पर्टिकुलरली भगवान के जो घर बनाते हैं उसके लिए किया गया है। तो उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उसके अंग होते हैं, वो अंग आपको मिलाने होते हैं, कुछ नक्षत्र होते हैं, तारा गण नक्षत्र सारी चीज़ें को मिलान करके, इवन जगह की भू परीक्षण भी होता है। वैसे पुराने ज़माने में हम लोग आजकल बोलते हैं कि सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, लेकिन उस टाइम पे वो भू परीक्षण उस हिसाब से होता था। तो उसके भी रूल्स रेगुलेशंस हैं कि भाई ऐसे करना पड़ता है, उसके खड्डा करो इतने बाई इतने का, इसके अंदर पानी भरो इतना, फिर कितना रहता है नहीं रहता है, उन सारी सब चीज़ों से वो लोग अपने हिसाब से वो एसबी से निकालते थे। आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम लोग सॉइल बेरिंग कैपेसिटी मशीन से निकाल लेते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर दुनिया के अंदर सबसे परफेक्टली स्केल्ड एंड प्रोपोर्शनेट बिल्डिंग है
तो वो टेम्पल है। अच्छा, क्योंकि उसके सारे जो डायमेंशंस है वो उसके गर्भगृह के डायमेंशन के ऊपर से डिराइव होते हैं। हर एक चीज का उसके अंदर आपको कैलकुलेशन दिया गया है कि जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दूं कि स्तंभमान, अगर स्तंभमान मुझे निकालना है, मतलब स्तंभ मतलब कॉलम, कॉलम का मान, मान मतलब माप कितना निकालना है, तो उसका कैलकुलेशन है जो गर्भगृह अगर हमारा इस पर्टिकुलर साइज का है तो कॉलम आपका कितनी साइज का होना चाहिए। भित्ति मान, भित्ति मतलब भित्त मतलब वॉल, और मान मतलब डायमेंशन, तो वॉल थिकनेस भी क्या होनी चाहिए वो भी दिया गया है उसके अंदर कि भाई अगर गर्भगृह आपका इतना है तो आपकी वॉल थिकनेस इतनी होनी चाहिए। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर से लेके सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली रूल्स रेगुलेशन से बंधे भी हैं और फ्रीडम भी है इसके अंदर, मतलब दोनों चीजें हैं। अगर मैं किसी का बंगलो बनाना चाहता हूं तो मैं उसको सर्कुलर भी बनाता हूं, ट्रायंगल भी बना सकता हूं, डिकंस्ट्रक्शन में भी बना सकता हूं, मुझे जिसमें बनाना है मैं बना सकता हूं। वो अब मेरी चॉइस है या तो क्लाइंट की चॉइस है, लेकिन इसके अंदर उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप कितनी क्रिएटिविटी बाहर दिखा सकते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज। अच्छा। दूसरा सर, क्या इसमें जैसे हम घर या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें वास्तु का ख्याल रखा जाता है, क्या इसमें भी ऐसी कुछ नहीं, चीजें वास्तु होती? डेफिनेटली प्लेसमेंट्स के लिए अगर मल्टीपल टेम्पल्स है, जैसे साउथ इंडियन टेम्पल्स और नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स की हम लोग बात करें तो साउथ इंडिया के अंदर टेम्पल टाउन होते थे, मतलब होते हैं आज के डेट में भी, अगर कुछ नए जो बनते हैं तो वो टेम्पल टाउन के हिसाब से बनते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल टेम्पल्स बनते हैं। तो जहाँ पे टेम्पल टाउन्स की बात आती है वहाँ पे डेफिनेटली वास्तु पुरुष का कौन सी जगह पे कौन से देव बैठे हैं उस हिसाब से उनका प्लेसमेंट वो सब आता है। और बेसिक्स तो डेफिनेटली आएगा हर जगह पे, हमारा मतलब नॉर्दर्न में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर साउथ इंडियन जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर, उसमें ज़्यादा यूज होता है। सर, अगर आपको अगर ऐसे ही एक रैंडमली हम लोग क्वेश्चन पूछे कि आपके बनाए गए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पिताजी के, दादाजी के या पूरे फैमिली के, अगर कोई एक चुनना हो तो आपका फेवरेट कौन सा प्रोजेक्ट होगा? डेफिनेटली राम मंदिर में कहूँगा, क्योंकि सारे देखिए एक आर्किटेक्ट के लिए सारी जो उसकी डिजाइन्स होती है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उस चीज के लिए उस टाइम के लिए उन्होंने वो चीज बनाई होती है। लेकिन राम मंदिर इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे कंसेप्चुअल हमने इनोवेशंस किए हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं, इसके लिए राम मंदिर। ओके सर, जहाँ तक राम मंदिर की बात है, मुझे याद है जब हम मिले थे तब आप मुझे कुछ कार्विंग्स वगैरह स्टोन्स दिखा रहे थे, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली अंदर भी कार्विंग्स हुई है मंदिर के अंदर। क्या आप उसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दे सकते हैं? डेफिनेटली वो जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी वो बेसिकली देयर इज अ डबल प्लिंथ है वहाँ पे, एक लोअर प्लिंथ बोलते हैं, एक अपर प्लिंथ बोलते हैं। तो लोअर प्लिंथ जो है वो करीबन 12 फीट की हाइट का है और अपर प्लिंथ जो है वो 5 फीट 9 इंच की हाइट का है। तो जो 12 फीट वाली जो प्लिंथ थी, क्योंकि वहाँ पे बेसिक एक टीला भी था उस टाइम पे जब मस्जिद तोड़ी गई, तो उसके बजाय एक टेम्पररी टीले जैसा था, तो हम उस लेवल को नीचे नहीं लाना चाहते थे ज़्यादा, तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को 12 फीट का प्लिंथ देना पड़ा। तो अभी 12 फीट का प्लिंथ सिर्फ जैसे देखने जाए कि भी कार्विंग वाली एक दीवार जा रही है, कंटिन्यूस घूम रही है, तो वो थोड़ा एज एन आर्किटेक्ट ऑकवर्ड लग रहा था हमको। तो इसके अंदर क्या किया जाए, तो काफ़ी चीज़ों का फिर एक्सप्लेन किया गया, लेकिन एक चीज़ हमको आई कि जैसे आज के ज़माने में रामायण को अगर हमको किसी अच्छी तरह से उसको दिखाना है तो कैसे दिखाया जाए, तो और वो भी तुलसीदास जी के और वाल्मीकि जी की रामायण अलग है, तुलसीदास जी की रामायण अलग है। तो वाल्मीकि जी की रामायण का जो ओरिजिनल जो वर्जन है उसमें जो डिस्क्रिप्शन, उसमें से स्वामी जी हमारे जो ट्रस्टी हैं उन्होंने और काफ़ी लोगों ने चयन किया गया 85 प्रसंग का, जैसे एक एपिसोड्स का जैसे बोल सकते हैं कि उसको, और फिर जो उस रामायण में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो डिपिक्शन दिया गया है कि भी ये ऐसे 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 था, तो वो वर्डिंग्स के ऊपर से एक बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं वासुदेव कामत जी, बॉम्बे में ही हैं, उन्होंने उन डिस्क्रिप्शन के ऊपर से स्केचेस बनाए। अच्छा, 2 डायमेंशनल स्केचेस बने उसके कि भाई इस प्रसंग को उस एरा में अगर हम देखें तो कैसा होगा। उन्होंने जो स्केचेस बनाए, तो अभी उस स्केचेस में से अगर हमको स्टोन में करना है तो वो डिफिकल्ट है, क्योंकि 2D और 3D में डिफरेंशिएशन बहुत सारा आ जाता है। तो उस स्केचेस में से हम लोगों ने क्ले के मॉडल्स बनवाए
और क्ले के मॉडल को हम फाइनलाइज करते थे कि ये परफेक्टली इसी स्केच के हिसाब से या बैक या वो है, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल उसको दिखाना चाहते थे। देखिए कई जगह पे आप म्यूरल वर्क में देखेंगे 2 डायमेंशनली आप एक पत्थर के ऊपर कार्व किया गया है, वो अलग चीज है, लेकिन 3 डायमेंशनल जैसे एक साक्षात राम जी वहां पे वो बाहर आके खड़े हैं, उनको ऐसे दिखना चाहिए, तो वो 3 डायमेंशनल मूर्ति होती है, जैसे नॉर्मली हम गर्भगृह में मूर्ति देखते हैं। तो उस हिसाब से करना हो तो वो मॉडल में, मतलब क्ले मॉडल में हम लोग डेफिनेटली बहुत इजीली चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले क्ले मॉडल बना, वो फाइनलाइज हुआ, उसके ऊपर से उसके फाइबर में मॉडल बने, और फाइबर के मॉडल में से उसको स्टोन में कार्विंग किया गया। तो ये सारा प्रोसेस उसके अंदर हुआ। तो ये एक नई चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी वहां पे उसके लोअर प्लिंथ के अंदर। तो उसके कार्विंग्स में एक आम जनता को अगर समझाना है तो पूरे रामायण के सारे प्रसंग है उसमें, सारे प्रसंग। अगर आप क्लॉकवाइज चालू करेंगे तो राम जी के जन्म से लेके राम जी के राज्याभिषेक हुआ, वो लास्ट प्रसंग है। अच्छा, तो वो पूरा आप उसको 3 डायमेंशनली पूरा देखेंगे कि वो कैसे पूरा हुआ। तो उसमें स्वयंवर भी है, उसमें युद्ध भी है, ये सारी चीजें, सारी स्वयंवर भी है, युद्ध भी है, लक्ष्मण जी को जो हनुमान जी लेके आए थे पर्वत संजीवनी के लिए, वो सारे प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे, और वो 3 डायमेंशनली देखने को मिलेंगे आपको, और वो भी पूरे कार्व्ड स्टोन के अंदर। क्या बात है। आशीष जी, मूर्ति को लेके भी काफी प्रश्न आते हैं कि मूर्ति का सिलेक्शन कैसे हुआ था? मूर्ति का सिलेक्शन देखिए, एक तो सबसे पहली चीज ये थी कि आपको छोटे कृष्ण मतलब राम मतलब लल्ला जो बोलते हैं उसके काफी सारे पिक्चर्स, काफी सारे रेफरेंसेस, काफी सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन राम लल्ला के बहुत कम पिक्चराइजेशन है, क्योंकि उतना उनका उस एरा का वो ज्यादा कुछ है नहीं, रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस मतलब बहुत फ्यू। तो और हम लोगों का ये था कि ये नॉर्मल जो है उन चीजों में नहीं जाना है। तो ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया कि इंडिया के सबसे अच्छे आर्टिस्ट जो है उनको एक चीज दी जाए जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया हो कि राम लल्ला मतलब 5 से 7 साल की बालक, वो भगवान भी है, वो राजा भी हैं, तो वो एक पावर भी चाहिए, वो एक सौम्यता चाहिए, वो एक दिव्यता चाहिए उनकी फेस के ऊपर। तो ये सारी चीजों को मिलान करके एक स्केच हम लोगों ने तैयार करा कि काफी इंडिया के बड़े आर्टिस्ट को दे के उसमें से 1, 2, 3 का कॉम्बिनेशन करके एक फाइनलाइजिंग स्केच हुआ। फिर डेफिनेटली जब उसको बनाना आता है पत्थर के ऊपर, तो पत्थर के आर्टिस्ट की भी बात आती है, क्योंकि ये 100% ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिस्ट आपको किसी फोटोग्राफ दे दिया तो 100% वही चीज आपको बना के देगा, क्योंकि उसकी भी कुछ अलग कला होती है, उसका एक अलग भाव होता है, विजन होता है। तो फिर अच्छे मूर्तिकार की भी चयन किया गया, तो ये भी चयन किया गया कि उसमें बनाएंगे मूर्ति, क्योंकि नॉर्मली नॉर्थ हमारे साइड के अंदर वाइट मार्बल में ही मूर्ति आप देखेंगे नॉर्मली, और साउथ में जो है ब्लैक में होती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कैसा दिया गया था कि श्वेत रंग मतलब श्याम रंग के राम जी थे, ऐसा डिस्क्रिप्शन में वैसा एक लिखा गया है वहां पे। तो फिर ये चयन हुआ कि हम लोग ब्लैक में भी बनवाएंगे और व्हाइट स्टोन में भी बनवाएंगे। तो उस स्टोन के हिसाब से भी काफी जो बेस्ट आर्टिस्ट थे, जो मूर्तिकार थे, उनका चयन किया गया। तो 2 लोग जो थे वो ब्लैक में बनाने वाले साउथ से थे, एक जो है वो जयपुर के आर्टिस्ट थे जो व्हाइट मार्बल में बनाने वाले थे। उनको वो स्केच दिया गया और ये बोला गया कि ये स्केच है, उसके ऊपर से आप अभी अपनी कल्पना के हिसाब से इसको बनाइए। बनाना आपको इसी जो भाव है, जो सारी चीजें वो इसको यही रखनी है, लेकिन अपना भी आप कुछ डाल सकते हो। तो फिर धीरे धीरे उन लोगों ने उसको काम चालू किया, हम लोग देखते रहते थे। तो फिर तीनों ने अपना काम खत्म करने के बाद जब फाइनलाइज कर दिया कि भाई हमारी कंप्लीट है मूर्ति, अभी हमको कुछ नहीं करना है, तो एक ट्रस्ट ने कमेटी डिसाइड की थी और किसी से कुछ चीज बोली नहीं गई थी। उनको एक पेपर दिया गया था कि आप नंबर 1, 2, 3 आपको देना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो सब लोग एक के बाद एक हर मूर्ति के पास गए, सबने देखा और मेजोरिटी वोट ये जो ब्लैक रामलला की मूर्ति की थी, जो साउथ के एक आर्टिस्ट ने बनाई थी, उसके ऊपर चयन हो गया और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। आशीष जी, जब आप इतने
स्ट्रॉन्ग लेगेसी से आते हो या आपका परिवार का लेगेसी इतना स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको आगे कैसे देख रहे हो? क्या आपके पिछले जनरेशन ने जो इतना अच्छा काम किया है, क्या उसका प्रेशर है या फिर एक्साइटमेंट है कि आपको ये आगे लेके जाना है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, एक प्रेशर तो मैं नहीं कह सकता कि, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। और ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मतलब आई वाज द फर्स्ट पर्सन की जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट भी है और ट्रेडिशनल जो हमारा जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसने भी किया है। तो ये एक मेरा थोड़ा ये भी जिम्मेवारी बढ़ जाता है कि नई टेक्नोलॉजी को हम लोग उस ट्रेडिशन में कैसे लेके आए। किसी हद तक मैं सक्सेस हुआ हूँ, लेकिन डेफिनेटली वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली बढ़ जाती है। और लेकिन साथ साथ में एक एक्साइटमेंट भी होता है कि अच्छी चीज़ों कैसे क्रिएट की जाए। जो चीज़ें पापा ने या दादाजी ने या परदादाजी ने की, तो उसके अंदर हम और क्या एक्स्ट्रा डाल के उसको और अच्छा बनाए कि लोग जो डेफिनेटली पुराने सारी चीज़ों को अप्रिशिएट लोग करते ही हैं, लेकिन उस नई जनरेशन को भी इसके साथ कैसे जोड़ा जाए, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आशीष जी, हमारे बीच यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठे हैं एंड वी वुड लाइक टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू। सो कुछ सवाल हम उनसे भी लेंगे। Sure. तो हु इज गोइंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? यस प्लीज। So, hello, good afternoon, sir. Myself Kushi Kohli from 5th year West Goa College of Architecture. So, there are two questions which I have to ask you. So, firstly, how do you ensure that the soul of ancient Indian temple architecture isn't lost in the process of modernization? And secondly is, unlike modern buildings that age or decay, temples are expected to last for centuries. So, what principle guides one to design for eternity? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं आपको आंसर स्टार्ट करें उससे, तो मॉडर्न आर्किटेक्चर से ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में को जो पर्टिकुलरली जैसे मैंने पहले भी बताया कि शिल्प शास्त्रों को हम फॉलो करते हैं, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो आप मॉडर्नाइज कितना भी मॉडर्न इसके अंदर चीज़ें डालेंगी, वो एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको बाहर जाने ही नहीं देगा। इसके रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब अगर आप टेम्पल देखेंगी तो आपको लेयर्स दिखेंगे हर टेम्पल्स के अंदर, और लेयर्स वो भी कॉलम के पर्टिकुलर लेयर्स के साथ मैच होते हैं। उस लेयर्स के अंदर जो लेयर्स के हर लेयर के नाम है, हर लेयर के अंदर, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो प्लिंथ तो पीठ बोलते हैं, पीठ, तो उसके अंदर कम से कम आप 500 वेरिएशंस ला सकते हो, लेकिन वो पर्टिकुलर जो डायमेंशन है उसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो आप। मतलब यू कांट चेंज दैट लेवल, हैज टू मैच विथ द कॉलम लेवल्स, अदरवाइज इट्स अ वेद मतलब वो ठीक नहीं माना गया है। तो वो आपको एक चीज के अंदर बांध भी देता है और फ्रीडम भी देता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इससे एक्साइटमेंट हमारे लिए कि उस चीज को एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर भी हम क्रिएटिविटी क्या ला सकते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन डेफिनेटली हेल्प करता है टेक्नोलॉजिकली। जैसे मैंने अभी हम लोगों ने बताया कि पहले उस जमाने में जाके वहां पे काम करना पड़ता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ईजी कर ली है काफ़ी चीज़ों को। आज CNC मशीन्स आ गई तो हम लोग उसके ऊपर कार्विंग करा सकते हैं, काफ़ी स्पीडअप काम हो सकता है, लेकिन जो बेसिक्स हैं उसको तो हम ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दैट मॉडर्नाइजेशन का इतना इम्पैक्ट जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, हाँ डेफिनेटली आप अभी मॉडर्न टेम्पल्स देखेंगी, जैसे लोटस टेम्पल है दिल्ली के अंदर, दैट्स अ कंप्लीट टोटल डिजाइन, उसको हम लोग टेम्पल ही बोलते हैं, लोटस टेम्पल, ठीक है, लेकिन वो ट्रेडिशनल टेम्पल नहीं है। इट्स अ टेम्पल बट इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल टेम्पल जो हम लोग पहले से डिजाइन करते आए हैं या बनाते आए हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए सस्टेन करता है। और जैसे अभी 1000 के लिए सस्टेन की बात हुई, तो आप देखेंगी कि टेम्पल आर्किटेक्चर का जो मटेरियल होता है वो लोकल मटेरियल होता है। जो आजकल हम लोग जीरो कार्बन की बातें करते हैं मॉडर्नाइजेशन में, या लोकल मटेरियल यूज करना चाहिए, दैट विल बी बेटर, तो वो सब लोगों को पास वो नॉलेज था ही। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए वो लोग हमेशा लोकल मटेरियल का यूज करते थे। अगर आप कंप्लीटली नॉर्थ में जाएंगे तो आपको वुड के टेम्पल्स मिलेंगे जो वहाँ पे बने हुए, वुड और ब्रिक के। आप नेपाल में देखेंगी, कश्मीर में देखेंगी, उत्तरांचल में देखेंगी, तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो टेम्पल्स हैं वो वुड के हैं। फिर स्टोन के जो आए वो लोकल स्टोन के हैं, जो वहीं की पहाड़ियों से मिले हुए पत्थर है उन्हीं में से बनाए हुए हैं।
फिर आप नीचे आएंगी तो जैसे राजस्थान, गुजरात और ये नॉर्दर्न रीजन में है, तो जो लोकल पत्थर्स मिलते थे वहां पे, जहाँ पे माइंस थी नजदीक, या जो भी लोकल मटेरियल था, उससे वो लोगों ने बनाया। अगर आप सोमनाथ देखेंगी तो वो पोरबंदर में उसके बिल्कुल बाजू में जो है वहां पे माइंस थी, वहां से पत्थर लाए गए। राजस्थान के सारे आप देखेंगी जो मंदिर हैं वो लोकल, जैसे बंसी पांडपुर स्टोन है या जोधपुर स्टोन है या वहाँ का लोकल स्टोन है, तो वो लोग लोकल मटेरियल ही यूज करते थे और उस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते थे हम लोग कि भाई मतलब जो पुराने लोग थे वो कि वो टंग एंड ग्रू जॉइंट से होते थे, उसके अंदर कोई एडेसिव, एक्स्ट्रा एडेसिव मतलब डेफिनेटली लाइम होता था लेकिन कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती थी। तो इट बिकम्स अ, जैसे कहते हैं सिंगल मटेरियल आर्किटेक्चर। और जब भी अगर आपका सिंगल मटेरियल आर्किटेक्चर है तो वो हजारों साल तक सस्टेन करेगा। अब कोई भी ले लीजिए, जब मिक्स करते हैं आप, अगर सीमेंट को आरसीसी जैसे हम बोलते हैं उसके अंदर स्टील डालते हैं तो उसका लाइफ, सिर्फ स्टील डालने से लाइफ बहुत कम हो जाता है। अगर आप पीसीसी करेंगी तो उसका लाइफ अलग रहेगा, सिर्फ स्टील डालेंगी तो वो 80-100 साल में खराब हो जाएगा। तो मिक्सचर ऑफ एनीथिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और ये अगर लोकल मटेरियल, वहां का मटेरियल अगर आप यूज करेंगी तो दैट ऑलवेज सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। Who's going for the next question? Yeah. Good afternoon, sir. My name is Aditi. I'm a fifth year student from Vesco. Sir, one of your grandfather's projects, the Somnath Temple, survived devastating earthquakes. So, does this legacy influence your approach to structural resilience in temple design? डेफिनेटली क्योंकि जो सोमनाथ के लिए जो उन्होंने फाउंडेशन और वो सब सारी डिजाइन हुई थी तो वो वेल फाउंडेशन की डिजाइन हुई थी, क्योंकि वो और डेफिनेटली बिल्कुल वो दरिया के किनारे है। अगर आपने सोमनाथ टेम्पल देखा होगा कि बीच खत्म होते ही वो वहां पे, तो वो सैंडी ही पूरा मतलब जो एरिया है वो है। तो जब इसका स्ट्रक्चरली डिजाइन हो रहा था तब यही सोचा गया था कि ये सैंड, वैसे सैंड इज द बेस्ट फाउंडेशन के लिए, बहुत बेस्ट है। अगर वो लूज है तो वो कोई काम की नहीं, लेकिन अगर आप उसको कंबाइन कर देंगी, मतलब बांध देंगी, तो उससे अच्छा मटेरियल कोई नहीं है। क्योंकि उसको कंबाइन करने के बाद कितने भी अर्थक्वेक आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो अपने आप जो गैप बनता है वो उसको फील कर देता है। तो सैंड इन वन मैटर खराब भी है, और अगर उसको कॉम्पैक्ट करके अगर उसको बांध के आप करेंगी तो वो बेटर भी है। तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चरली, जैसे सबसे बड़ा हमारे लिए यही चैलेंज राम मंदिर के लिए भी था, क्योंकि वहां पे भी ऐसा बोला जा रहा था कि उस टाइम पे बिल्कुल नजदीक से सरयू रिवर जा रही थी। तो सरयू रिवर जी का अगर हम लोगों ने जब खोदा तब उसके अंदर भी सैंडी सॉइल थी, बहुत सैंडी था, और हमको इसको भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए सस्टेन कराना था। तो फाउंडेशन डिजाइन करना भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था फॉर राम मंदिर ऑल्सो। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब उस स्ट्रक्चर को, और उस सोचिए कि उस जमाने में हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं थे कि हम लोग जान सके कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हम लोग 3D एनालिसिस करके उसका ये करके जान सकते हैं कि ये चीज़ कितने सालों तक खड़ी रहेगी अगर कितना भी अर्थक्वेक आए। तो ये हम लोगों ने CBRI रुड़की के साथ राम मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस किया, एंड फॉर दैट इज नॉट फॉर फाइव। नॉर्मली जो इंस्टीट्यूशन या बोलते हैं कि स्टोन स्ट्रक्चर्स है उसका 500 ईयर्स के लिए होता है, हम लोगों ने राम मंदिर का 2500 साल के लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस किया है कि 2500 साल तक में कोई सा भी अर्थक्वेक आ जाए, कितना भी फ्लडिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस टेम्पल को कुछ नहीं होगा। तो डेफिनेटली वो चीज हेल्प करती है। Next question. Myself Raj Chauhan. I am fifth year student from Vescoa. So my question is about, do you believe that temples designed according to Vastu and Shilpa Shastra principle contribute to psychological or spiritual well-being for visitors? नहीं, डेफिनेटली देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीज़ों का मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रक्चर से लेके, जियोग्राफिकल कंडीशन से लेके, जियोग्राफिकल लोकेशन से लेके, साइकोलॉजी, सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, और उन सारी चीज़ों का समन्वय करके ही वो शास्त्र बनाया गया है। अभी धीरे धीरे काफ़ी सालों तक इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुए थे, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में काफ़ी रिसर्च होने लगे हैं टेम्पल के
उस हिसाब से जैसे मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट का एक नॉर्मल एग्जांपल है कि अगर आप ओपन स्पेस से धीरे धीरे अगर डार्क स्पेस में जाते हैं तो आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर पार्ट पे आता है। तो टेम्पल डिजाइन में भी यही है कि गर्भगृह है, उसके आगे गुड़ मंडप है, उसके आगे नृत्य मंडप है या कोई एक्स्ट्रा और मंडप्स हैं, और फिर आप ओपन स्पेस में जाते हो। तो जब ओपन स्पेस से आप एंटर करते हो टेम्पल के अंदर, जब आप डायटी की तरफ चलते जाते हो तो एक ओपन स्पेस से आप सेमी ओपन स्पेस में आते हो, सेमी ओपन स्पेस से आप थोड़ा सा क्लोज स्पेस में आते हो, उससे क्लोज स्पेस जो गुड़ मंडप है जो कंप्लीटली नियरेस्ट, और डार्केस्ट प्लेस विच इज गर्भगृह, जहाँ पे कोई विंडो नहीं है, कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में अगर आप सोचिए कि पूरे डार्क के अंदर एक स्टैच्यू है और उसके नीचे एक दिया लगा हुआ है या 2-3 दिए लगे हुए हैं, तो वो लिट अप करेगा। तो आप जब बाहर से जाएंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि देखिए दुनिया के अंदर हजारों चीज़ें चलती है हमारे बारे में, लेकिन जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन वहीं पे होना चाहिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको ट्रांजिशन ऑफ स्पेस बोलते हैं हम लोग मॉडर्न आर्किटेक्चर में, कि दिस इज अ ट्रांजिशन ऑफ स्पेस। तो आप ट्रांजिशन ऑफ स्पेस से जाके वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको देता है। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। वैसे इसके अंदर साउंड इंजीनियरिंग भी है। अगर आप देखेंगी जो घंट बजता है या शंख बन्नाद होता है या डोम के नीचे अगर आप आरती सुनते थे उसमें ड्रम बजते हैं, तो वो सारे जो वेव्स होते हैं वो सब चीज आपको हील करती है। तो मंदिर सिर्फ उस टाइम पे भी और आज के ज़माने में भी ये कहते हैं कि मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, वो एक हीलिंग सेंटर है आपके लिए, साइकोलॉजिकली भी और मेडिकली भी। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप डिटेल में अगर उसको आप प्रूव करेंगे तो ये कि आप शाम को अगर जाके बैठिए, आरती कीजिए वहाँ पे डोम में खड़े रह के, आपको एक अलग एनर्जी फील होती है। दूसरा, इसमें सारे इवन मैग्नेटिक फील्ड का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। जैसे हम लोग पहले पूरा, आजकल मॉडर्न आर्किटेक्चर में पिरामिड्स की बहुत ज़्यादा बातें होती है कि पिरामिड का ये स्ट्रक्चर ऐसा है, उसके ये गोल्डन रेशियो है और ये है। अगर आप टेम्पल को डिटेल स्टडी करेंगे तो उसका जो शिखर है जो वो भी कॉनिकल है। उसको क्यों कॉनिकल लिया गया? बाकी सारी इवन कॉस्मिक एनर्जी को भी वो अट्रैक्ट करता है। जो कलश होता है उसका ऊपर का, और वो उसको पर्टिकुलरली उस मूर्ति तक लेके जाता है, तभी आप उस मूर्ति को जीवंत देखते हैं। उस मूर्ति के नीचे से इवन अर्थ के वाइब्रेशन के लिए जब उसका फाउंडेशन खोदा जाता है तब एक आधारशिला जिसको बोलते हैं कि रखी जाती है, तो वो शिला होती है वहां पे, और उसके ऊपर से कॉपर का रॉड जाता है जो ऊपर मूर्ति को टच करता है, जो गर्भगृह में रहती है। तो वो अर्थ वाइब्रेशन भी उसको मिलते हैं। तो ये तो मैंने बहुत कम एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत कम। ऐसी हजारों चीजें हैं जो टेम्पल को, सिर्फ टेम्पल नहीं, एक मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद कह सकते हैं कि वो बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। Good afternoon, sir. I'm Harshan from VS College of Architecture, and I'm from 5th year. So my question for you is that how do you envision the future of temple architecture, and also will these modern tools help or hinder the sacred architecture or the sacred tradition that we call? फॉर दैट मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि फ्यूचर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज नाउ रियली गुड, क्योंकि जिस राम मंदिर ने जो सिनारियो बदला है पूरे जगत में, मतलब नॉट ओनली इन इंडिया, सारे लोगों में एक इतनी चेतना, एक अलग जागरूकता हुई है कि अब वो लोगों को टेम्पल्स बनाने हैं। प्लस गवर्नमेंट भी को भी इतना वो हो गया है कि जो पुराने टेम्पल है उसको भी हम लोग अच्छी तरह से बनाएं। जैसे वो लोग देखते हैं कि भाई डिटोरिएशन डेफिनेटली हर एक चीज़ में होता है, तो हज़ारों साल बाद भी कुछ डिटोरिएशन तो स्टोन स्ट्रक्चर में भी हुआ होता है। ऐसा तो नहीं कि वो इंटैक्ट जैसे कुछ कल बना हो वैसे ही आज रहेगा, तो उसको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जो ASI और वो सब करती हैं, उसको भी अच्छी तरह से करें, उसके आसपास का डेवलपमेंट। तो फ्यूचर तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर, क्योंकि आगे जो जैसे आप यंग जनरेशन हैं वो भी आजकल इंटरेस्ट लेने लगी हैं। पिछले जनरेशन तक, हमारी जनरेशन तक तो लोगों को इतना इंटरेस्ट मंदिर में या मंदिर में जाने में उस टाइम पे नहीं था, लेकिन इवन दिस सोशल मीडिया है, अलग मीडिया है, प्लस ये राम मंदिर है, सारे टॉपिक्स ने अभी लोगों को एक जागरूक किया है मंदिर की तरफ। तो डेफिनेटली फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका। और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे आपने बताया कि डेफिनेटली इट हेल्प्स इन कंस्ट्रक्टिंग कुछ चीज़ों का, जैसे कह सकते हैं हम कि एक हल्का सा वो रहता है कि भाई नहीं ये
टूल्स हमको नहीं दे सकते हैं चीज़ें। जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर एक फ्लावर है, मैंने एक फ्लावर ड्रॉ किया है, अगर मैं CNC में वो ऑटोकैड में डाल के आपको दे दूंगा तो आपको 1000 सेम फ्लावर्स दे देंगी, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, आप 1 mm का भी डिफ्रेंशिएशन नहीं ला सकते हो। लेकिन अगर उस फूल को मैं 5 अलग अलग कारीगर को दूंगा कि आप बनाइए इसको, 2 डायमेंशनल ड्राइंग है जिसको मैं बोलूंगा कि आप इसको बनाइए, तो आप थोड़ा अलग तरीके से बनाओगे, आप थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, एक अलग तरीके से बनाएगा। तो वो जो वेरिएशंस ऑफ कार्विंग जो मैन्युअली मिलती है, क्योंकि जो एक आदमी जब काम करता है तो उसके अंदर उस टाइम पे क्या चल रहा है उसका वो भाव आता है उसके अंदर, तो वो जो वेरिएशंस ऑफ आर्किटेक्ट मतलब जो डिजाइन्स है वो अपने आप निकलती है, वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हो ही जाता है। तो आप देखेंगे कि पुराने मंदिरों में वो एक मोनोटोनी नहीं थी, आपको एक वेरिएशंस मिलता था। तो डेफिनेटली फास्ट काम होता है, CNC से होता है, लेकिन वो मोनोटोनस भी हो जाता है। तो प्लस पॉइंट भी है, माइनस भी है। Next question. Do we have any more? Okay, please. Hello, sir. I am Associate Professor Samruddhi Falak from VES College of Architecture. My question would be what would be your advice for the younger generation to get them inspired for Indian temple architecture? नहीं, डेफिनेटली देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा आर्किटेक्चर में, उसके अंदर हम लोग हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन मतलब आप देखिए कि वेरी फ्यू, बहुत कम है टेम्पल के बारे में जो दिया गया है उसके अंदर, क्योंकि जो हम किताब पढ़ते हैं वो डेफिनेटली फॉरेनर्स ने लिखी हुई है, तो वो उन तरह के आर्किटेक्चर के बारे में ही ज़्यादातर इंट्रोडक्शन देंगे। तो एक पर्टिकुलरली ऐसा एक सब्जेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से कि जो हमारे, मैं सिर्फ टेम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे ट्रेडिशनल पूरे आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ। हमारे फोर्ट्स भी आप देख लीजिए कि जिनके अंदर भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने इन्वॉल्व कर की हुई है। तो एक पर्टिकुलरली इंडियन आर्किटेक्चर का एक सब्जेक्ट अलग होना चाहिए कि जिससे बच्चों का इंटरेस्ट उसमें बढ़े। देखिए, मैं आपको अलग एक ऑल द ब्लू मून की भाई सडनली आपको बोल दूंगा कि इसमें आप देखिए, आप इसको स्टडी कीजिए, तो मैं नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ को। लेकिन मेरा अगर बेस होगा, मेरा अगर कुछ मैंने पढ़ा होगा उसके बारे में, और अगर मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं उसमें और डिटेल में पढ़ूंगा। और ऐसा नहीं है कि टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए किताबें नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स टू अंडरस्टैंड, लॉट्स ऑफ बुक्स टू स्टडी दैम। लेकिन वो इंटेंशन जगाने के लिए पर्टिकुलरली लोग बच्चों में या यंग जनरेशन में एटलीस्ट यू शुड लेट देम नो कि भाई हमारा ट्रेडिशनल मतलब आर्किटेक्चर जो है, इंडियन आर्किटेक्चर ये है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं शायद इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उस पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल सकूँ, लेकिन मेरा डेफिनेटली ये सजेशन रहेगा कि एक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के साथ में एक इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। Any more questions? Okay. Hello, sir. I'm Rohit Sayyad from Vesco College of Architecture. So my question is, in temple ancient architecture, we align with celestial events and energy. So, in your view, what type of cosmic responsibility the temple architect holds? नहीं, डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ें मैंने बताई कि एक रॉड जा रहा है नीचे से ऊपर तक, जो उसका शिखर का शेप है, अगर आप शास्त्र को फॉलो करोगे, जो शास्त्र ने बताया है हम लोगों को कि ये करना चाहिए, तो उसमें ज़्यादातर रूल्स वो अपने आप ही फॉलो हो जाते हैं। आर्किटेक्ट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती। हाँ, डेफिनेटली चैलेंज हमारे लिए रहता है। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूँ राम मंदिर का ही मैं, कि रामनवमी के ऊपर, रामलल्ला के ऊपर एक तिलक होता है। तो पुराने ज़माने में तो क्या कि ओपन स्पेस थी, कुछ जगह अगर आपके हाथों में था सब कुछ कि भाई आपको पूरा लैंड खाली चाहिए तो आपको मिल जाता था कि सन रेज आप वहाँ से ला सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में जिस सिचुएशन में राम मंदिर है, उसके आसपास ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एरिया है, तो अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर जगह पे हमको सन रेज लाने हैं तो उसको कैसे लाना, तो ये टेक्नोलॉजिकली और उसको करना, ये हमारे लोगों के लिए चैलेंज था। और प्लस से सबसे बड़ा चीज़ है, मतलब ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे। अदरवाइज अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो मेजॉरिटी चीज़ आपकी फॉलो हो जाएगी।
Done? Are we done? Okay. Now one. Hello, sir. Myself, Safa Kaskar. So, my question is what have been the most challenging temple project for you as so far, and why? चैलेंजिंग, देखिए चैलेंजिंग डेफिनेटली राम मंदिर ही मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि मेरा फेवरेट भी है और उसमें काफ़ी चीज़ों का हम लोगों ने, जैसे बताया मैंने कि प्लिंथ के अंदर हम लोगों ने बहुत अलग से डिफिक्शन किया है। हम लोगों को 2500 साल के लिए CBRA के साथ स्ट्रक्चर एनालिसिस करना एक चैलेंज थी। मॉडर्न जैसे आर्किटेक्चर के अंदर लाइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, तो उसको कैसे करना, लाइटिंग को उसको पर्टिकुलरली फसाड लाइटिंग भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको कैसे मैनेज करना। दूसरा चीज़ जैसे अभी बात हो रही थी सन रेज की, जो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे लाना है। नॉर्मली अगर आप सोलर डेट पे जाएंगी तो सोलर डेट पे वो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे अगर आप प्लेसमेंट करोगे तो वहाँ पे वो सन रेज आ जाती है। लेकिन अगर आपको मून कैलेंडर को फॉलो करोगे, जो हमारा कैलेंडर मून कैलेंडर है, तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पर राम नवमी पे तिलक होता है, तो राम नवमी एवरी ईयर मतलब सेम डेट पे नहीं आती है, वो डेट्स अलग अलग बदलती रहती है, उसका 19 ईयर्स का साइकिल होता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसके ऊपर कैसे हम लोग प्लेसमेंट करें उस मिरर को या उसको, कि उसके रेज हम लोग नीचे ला सके, वो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो डेफिनेटली ये इन सब चैलेंजों की वजह से, और हम लोगों ने मतलब फुलफिल कर पाए उसको सक्सेसफुली, तो डेफिनेटली वही है। थैंक यू, सर। So this segment was powered by Tostem Windows, framing the beauty of living. Ashish ji, before we let you go, we would like to have a small photo opportunity with you. Sure. Can I have the portraits, please? Sir, can we have a picture? Yeah, sure. So this moment was powered by Vox India. मेरा और आशीष जी का फोटो तो हो गया। अगर आप लोगों को भी आशीष जी से कुछ बात करनी या फोटो खिंचवाना है तो आ जाओ। कम कम। तो ये थे आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा। सोमपुरा परिवार के बारे में मुझे एक छोटी सी बात एक कविता के रूप में मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। मंदिर की रचना में जिनका योगदान, शिल्प और श्रद्धा की अनुपम प्रमाण, परंपरा के ये पूजक महान, सोमपुरा कुल का अडिग अभिमान। शब्द न काफी भाव अपार, करे वंदन ये मन वारंबार। आपका संग मिला हमें आज, जैसे मिल जाए तीर्थ का प्रसाद। तो बोलो जय श्री राम। We would like to thank our title sponsor Tostem Windows, our powered by sponsor Vox Building Material Products and our automation partner SmartNode Automation. तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और नए लेजेंड की कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ डिजाइन। हाय, आई हैव एन अनाउंसमेंट। दोस्तों आज के इस सोशल मीडिया के दौर में आइए हम लेके चलते हैं आपको उस जमाने में जहां पे कम्युनिकेशन होता था लेटर्स से। स्मार्टनोड ऑटोमेशन प्रेजेंट्स लेटर टू लेजेंड्स। आप अपने फेवरेट लेजेंड्स को इस एड्रेस पर खत लिखिए और हम इंश्योर करेंगे कि आपके लेटर्स हम आपके फेवरेट लेजेंड्स तक पहुंचा दें।